15 अगस्त 2026 में आप सभी की स्वागत है। सबसे पहले चलते हैं मन की प्रार्थना की ओर। अडिया वर्ल्डवाइड की ओर से प्रस्तुत मन की प्रार्थना के इस ऑडियो प्रोग्राम में मैं राजीव भलाणी आपका स्वागत करता हूं। यह प्रार्थना इस तरह से बनाई गई है कि जिससे प्रार्थना करने वाले हर इंसान के अर्धजागृत मन का सकारात्मक प्रोग्रामिंग हो। नियमित रूप से बार बार यह प्रार्थना करने से इंसान की सोच में बदलाव आता है। इंसान की सोच सकारात्मक बनती है, उसकी मान्यताएं भी सकारात्मक बनती है और उसके कारण जीवन भी सकारात्मक बनता है। परिणाम स्वरूप जीवन सुख, समृद्धि और खुशियों से भर जाता है और इंसान परम शांति महसूस करता है। तो आइए मन की यह प्रार्थना करें, मन से यह प्रार्थना करें। यह मेरी प्रार्थना है, मेरी अपनी प्रार्थना। प्रार्थना में कितनी ताकत होती है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं और इसीलिए मैं रोज ये प्रार्थना करता हूं, सच्चे हृदय से करता हूं। इस पृथ्वी पर मेरा आगमन कोई अकस्मात नहीं है, कोई निश्चित हेतु से मेरा निर्माण हुआ है, कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। मुझ में मेरी अपनी कई विशेषताएं हैं जिन्हें मैं अच्छी तरह से पहचानता हूं। मेरे जीवन में मेरी विशेषताओं का मैं पूरी तरह से उपयोग कर रहा हूं। कुछ विशिष्ट कार्य करने के मेरे ध्येय भी निश्चित ही है। मैं क्या पाना चाहता हूं और क्या देना चाहता हूं यह मैं स्पष्ट रूप से जानता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि सफलता ही से सुख मिलता है और सुख से ही शांति। मैं रोज किसी न किसी बात में सफल हो रहा हूं। मुझे रोज कई प्रकार के सुख मिलते हैं। मैं रोज ही शांति का अनुभव करता हूं। मैं प्रसन्नता का वरदान लिए जन्मा हूं। हमेशा प्रसन्न रहता हूं और प्रसन्नता फैला रहा हूं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेरा अस्तित्व यानी मैं, मेरा तन और मेरा मन सफलता, सुख और शांति पाने के लिए मैं तन के उपरांत मेरे मन का भी उपयोग करता हूं, क्योंकि मेरा मन अनंत शक्तियों का विशाल समंदर है। वो सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापी है। मैं हर क्षेत्र में मेरे मन की अपार शक्तियों का उपयोग करता हूं, किंतु मेरा पुरुषार्थ सिर्फ तन का नहीं होता। मैं मन से भी मेहनत करता हूं। मेरी मेहनत सही दिशा में और सही पद्धति की रहती है। मेरा सारा पुरुषार्थ अपने ध्येय को समर्पित रहता है। भौतिक, सामाजिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक इन चारों क्षेत्रों में मेरे कुछ निश्चित लक्ष्य हैं और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मैं अपने मन की शक्तियों का उपयोग करता हूं। मेरा एक मन मालिक है तो दूसरा उसका सेवक, एक जागृत है तो दूसरा अर्ध जागृत। ये दोनों मन का संकलन मुझे सुख और शांति प्रदान करता है और इसीलिए मैं सदा ही प्रसन्न रहता हूं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मेरी पांचों इंद्रियों पर मेरा संपूर्ण काबू है। मेरी दृष्टि, श्रवण, गंध, स्वाद और स्पर्श की क्रियाएं सही तरीके से होती है। मेरे स्नायुओं की हिलचाल अच्छी तरह से होती है। मेरा शरीर चुस्त, तंदुरुस्त और स्वस्थ है। मेरे इस शरीर में मुझे सालों तक रहना है
और इसीलिए मैं हमेशा उसका अच्छी तरह से जतन करता हूँ। अपनी तंदुरुस्ती के लिए आवश्यक हर कदम मैं शीघ्र ही उठाता हूँ। मैं हमेशा पर्याप्त मात्रा में आहार लेता हूँ, पर्याप्त मात्रा में नींद लेता हूँ। मैं जानता हूँ कि अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के बिना किसी भी सुख की कोई कीमत नहीं है। इसीलिए मैं अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ रखता हूँ। अपनी तंदुरुस्ती के साथ समझौता करके मैं कोई कार्य नहीं करता। मेरा शरीर अपना हर कार्य अच्छी तरह से कर सकता है। मैं चुस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ और यही चुस्ती तंदुरुस्ती हमेशा बनी रहेगी। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। सोचना मेरे लिए सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है। मेरे विचार मेरे जीवन शिल्प का आधार है। मैं जानता हूं कि आज मैं जो कुछ भी हूं वो पिछले सालों की मेरी सोच के कारण हूं, और आने वाले सालों का मेरा जीवन मेरे अभी के विचारों पर निर्भर होगा। इसीलिए मैं हमेशा सकारात्मक ही सोचता हूं। किसी भी व्यक्ति के सकारात्मक गुणों को ही देखता हूं। किसी भी घटना के सकारात्मक पहलू के विषय में ही सोचता हूं। नकारात्मकता की मैं अवहेलना नहीं करता, उसको ओवरटेक करता हूं। विचार ही सर्वस्व है ऐसा मैं नहीं मानता, मगर सर्वस्व का आधार विचार ही है ऐसा जरूर मानता हूं। मेरी सोच मौलिक है। मैं सृजनात्मक ढंग से सोचता हूं। अच्छे विचारों पर मैं हमेशा चिंतन करता हूं, चाहे वो दूसरों के ही क्यों न हो। मैं सदा उनमें से कुछ नया ही पाता हूं। अच्छे विचारों का संकलन ही मेरी दृष्टि में नयापन लाता है। सद्विचार मेरे पूरे व्यक्तित्व की नींव है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मेरी तर्क शक्ति को मैं रोज ही प्रशिक्षित करता हूं। तर्क के कारण ही मेरे मन में प्रश्न उठते हैं और यही सारे प्रश्न उनके उत्तरों को खींच लाते हैं, जिससे कुछ नया जानने की, सीखने की मेरी जिज्ञासा संतुष्ट होती है। मेरी तेज तर्क शक्ति के बलबूते पर ही मैं किसी भी व्यक्ति, प्रश्न या समस्या का सही पृथक्करण कर सकता हूं और उसी का अर्थघटन मुझे हमेशा सही निर्णय लेने में मदद करता है। मेरी तर्क शक्ति का मुझे कहां पर और कितनी मात्रा में उपयोग करना है ये भी मैं खूब जानता हूं। तर्क शक्ति का उपयोग मैं बहुत ही विवेक बुद्धिपूर्वक करता हूं। मेरे आत्मबल के साम्राज्य में मैं किसी भी तर्क की पेशकदमी नहीं चला लेता, चाहे वो तर्क मेरा ही क्यों न हो। मैं जानता हूं कि मेरे आत्मबल और आत्मविश्वास का स्थान तर्क शक्ति के मुकाबले कहीं ऊंचा है, और इसीलिए मैं जो चाहता हूं वो अपने मन से करवा सकता हूं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। बुद्धि का विकास हो ऐसे कार्य करना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं बुद्धिमान लोगों के संग का भी आनंद लेता हूं। साथ में ये भी जानता हूं कि जीवन के सभी पहलुओं में समृद्ध और सुखी होने के लिए बुद्धिमत्ता से ज्यादा सद्भावनाएं और सद्भावनाओं से ज्यादा आध्यात्मिकता की अधिक आवश्यकता है। मेरी बुद्धि सिर्फ अपनी जानकारियों का विश्लेषण करने की शक्ति बनकर न रह जाए, इस बात का मैं हमेशा ख्याल रखता हूं। भावनाओं की शुद्धि और आध्यात्मिकता की समृद्धि में ही मेरी बुद्धि की शोभा है। मेरी बुद्धि प्रतिभा का मैं दूसरे लोगों की भलाई के लिए भी भरपूर उपयोग करता हूं। जैसे जैसे मैं अपनी बुद्धि का उपयोग करता जाता हूं, वो और भी बढ़ती जाती है। मैं सिर्फ बुद्धिवान नहीं बल्कि प्रबुद्ध हूं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। हर नई सुबह का सूरज
मेरे लिए एक नया अवसर लिए उदय होता है। कभी नए रिश्ते जोड़ने का अवसर, कभी स्वास्थ्य में सुधार लाने का अवसर, कभी अपनी आय में वृद्धि करने का अवसर, तो कभी कुछ न कुछ नया सीखने का अवसर। अवसरों का मैं कभी इंतजार नहीं करता, फिर भी वे आते हैं, आते ही रहते हैं। मेरे दरवाजे पर अवसरों को दस्तक नहीं देने पड़ते। मेरे मन के द्वार सदैव खुले ही रहते हैं। जैसे ही अवसर का प्रवेश होता है, मैं तुरंत ही उसे पहचान लेता हूँ और मेरे पास आए हुए अवसर को मैं जाने नहीं देता, कभी नहीं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या सही है और क्या गलत। मेरे सामने जब कई रास्ते होते हैं, तब मैं अच्छी तरह से तय कर सकता हूँ कि कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है और कौन सा गलत। कोई भी निर्णय लेने के समय मेरी विचार शक्ति, तर्क शक्ति, पृथक्करण और सही झूठ की परख मेरी मदद के लिए आ पहुँचते हैं, जो मुझे सही निर्णय लेने की ओर ले जाते हैं। सभी महत्वपूर्ण निर्णय मैं स्वस्थतापूर्वक ले सकता हूँ, तुरंत ही ले सकता हूँ। मेरे लिए हुए निर्णय पर मुझे अटल विश्वास होता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि विश्वास ही प्रगति का प्राण है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इच्छा किसी भी सर्जन का बीज है। बिना किसी इच्छा के बीज बोए सिद्धि के फल नहीं मिलते। इच्छा जब तीव्र बनती है, तब इतिहास का सृजन होता है। इच्छा जब तीव्र बनती है, तब नए कीर्तिमान स्थापित होते हैं। इच्छा जब तीव्र बनती है, तब क्रांतियां होती है। मुझे खुशी इस बात की है कि मुझ में जागने वाली सभी इच्छाएं शुभ होती है, मंगल होती है। शुभ इच्छाओं से ही मैं निर्धार कर सकता हूँ शुद्ध ध्येय का, और इसीलिए मेरे ध्येय मेरे अलावा दूसरों के लिए भी कल्याणकारी होते हैं। मेरे ध्येय सिर्फ मेरे लिए ना हो, दूसरों की भी उसमें भलाई हो, ये हर पल मुझ में जागने वाली प्रथम इच्छा है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मेरे अर्धजागृत मन की शक्तियों को मैं भली भांति पहचानता हूं। मैं जानता हूं कि मेरा अर्धजागृत मन मेरी ओर से मिले हर आदेश का पूर्ण रूप से पालन करता है। वो कभी तर्क नहीं करता, सोचता भी नहीं, सिर्फ अमल करता है, 100% अमल करता है। और इसलिए मैं हमेशा ही उसे सकारात्मक आदेश देता हूँ। मैं सकारात्मक सोचता हूँ और सकारात्मक ढंग से पेश आता हूँ। कोई भी नकारात्मक आदेश को मैं कभी अपने अर्धजागृत मन तक पहुँचने नहीं देता। सकारात्मकता अब मेरी जीवन शैली बन चुकी है, जिसके कारण मैं हमेशा खुश रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मेरी सभी इंद्रियां प्रतिक्षेप के लिए हमेशा सतर्क रहती है। मेरे लिए हानिकारक और फायदेमंद बातों के आसार मुझे पहले ही से मिल जाते हैं। अर्धजागृत मन की ओर से मिली हुई चेतावनी मुझे सदा हानि से बचा लेती है। मेरे अंतरात्मा की आवाज सदैव मुझे नकारात्मकता से दूर रखती है, जिसके कारण मैं सत्कार्य ही करता रहता हूँ। मुझ में छुपी टेलीपैथी की अद्भुत शक्ति का उपयोग कर पाने के लिए मैं अपने जागृत मन को निरंतर प्रशिक्षित करता रहता हूँ और टेलीपैथी के कई लाभ भी पाता हूँ। मेरी याद शक्ति भी अच्छी तरह से प्रशिक्षित है। मैं लोगों के नाम, पते, टेलीफोन नंबर, मेरी घरेलू और व्यावसायिक बातों की कई जानकारियां बखूबी याद रख सकता हूं और जब भी चाहूं तब उसका उपयोग कर सकता हूं।
मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मैं लोगों में निस्वार्थ प्रेम बांटता हूं। असहाय और असमर्थ लोगों के प्रति मेरे मन में सदा ही दया और करुणा की भावनाएं जागती है। मैं लोगों को माफ करता हूं, सच्चे हृदय से और बिना किसी शर्त के माफ करता हूं। जिन लोगों ने समाज के लिए हितकारी कार्य किए हैं, उनके प्रति हमेशा कृतज्ञता की भावना महसूस करता हूं। मैं सदा प्रफुल्लित रहता हूं, आनंदमय रहता हूं। मैं सबके साथ सहिष्णुता से भर व्यवहार करता हूं, सौजन्य दिखाता हूं। मैं उदार दिल हूं और उदारता फैलाता हूं। विश्वास मेरा जीवन मंत्र है। मैं परम तत्व में विश्वास रखता हूं। मुझे समग्र ब्रह्मांड पर विश्वास है। मैं लोगों पर सहजता से विश्वास कर सकता हूं। मुझ में छुपी अनंत शक्तियों पर मुझे विश्वास है। मुझे अपने आप पर विश्वास है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि मेरे शरीर के सृजन और विकास में मेरे अर्धजागृत मन की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मेरे सकारात्मक विचार, वाणी और वर्ताव के कारण मेरे शरीर के कोशों का नाश बहुत ही कम होता है और नए कोशों का सृजन निरंतर चलता रहता है। मेरे शरीर के सभी तंत्र एक दूसरे के साथ संतुलित रहकर बहुत ही अच्छी तरह से अपना कार्य करते हैं। सकारात्मकता के कारण मेरी रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ती रहती है। मेरा हीलिंग पावर भी बहुत ही अच्छा है। किसी भी प्रकार के दर्द पर नियंत्रण पाने की मुझ में क्षमता है। मेरे शरीर के सभी अवयवों पर मेरा संपूर्ण काबू है और मेरे अर्धजागृत मन की शक्तियों के कारण मुझे विश्वास है कि मेरी मृत्यु भी मेरी इच्छा के अनुसार ही होगी। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मैं अत्यंत ही सृजनात्मक ढंग से सोच सकता हूं और अच्छे अच्छे सृजन भी कर सकता हूं। कोई भी नया कार्य करने की प्रेरणा मुझे मेरे अंदर से ही मिल जाती है। किसी भी कार्य का निर्धार कर लेने के बाद उसका आयोजन मैं अपने अर्धजागृत मन को सौंप देता हूं और मेरा अर्धजागृत मन मेरे लिए अद्भुत आयोजन करता है। किसी भी समस्या का हल पाने की मुझ में अद्भुत शक्ति है। मेरे ध्येय को सिद्ध करने हेतु मेरा अर्धजागृत मन भौतिक, मानसिक या जैविक वातावरण में बदलाव लाकर भी मेरी इच्छित घटना या वस्तुओं को चुंबक की भांति मेरी ओर आकर्षित करता है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मेरा अर्धजागृत मन मुझे प्रेरणा देता है, हिम्मत देता है, मेरा मार्गदर्शन करता है, तन, मन और धन की समृद्धि देता है। मेरा अर्धजागृत मन मेरे लिए ईश्वर का दूत है। इस दूत का उपयोग मैं अपने अलावा दूसरों की भलाई के लिए भी करता हूं। दसों दिशाओं से मुझे सदैव ही शुभ विचार प्राप्त होते हैं। मेरे संकल्प सदैव मंगलकारी होते हैं। मेरा जीवन सत्य और नैतिकता के सिद्धांतों पर चलता है। मैं अपने लिए जितना भी कुछ करता हूं, उतना दूसरों के लिए भी करता हूं और करता रहूंगा। मैं अपने आप को, समाज को और पूरे विश्व को चाहता हूं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मैं हर प्रकार की अंधश्रद्धाओं से मुक्त हूं। मेरा जीवन मेरे मन के सिवा किसी भी बात पर निर्भर नहीं है और मेरे मन के ऊपर मेरा पूर्ण रूप से नियंत्रण है। मेरे जीवन का शिल्पकार मैं ही हूं। सुख पाने के लिए और सुख बांटने के लिए
मैं अपने अर्धजागृत मन की शक्तियों का महत्तम उपयोग करता हूँ। मेरा अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध है। जाने अनजाने में मेरे साथ दुर्व्यवहार करने वालों को सच्चे हृदय से और बिना किसी शर्त के माफ करने की मुझ में क्षमता है। मेरा हृदय विशाल है, निर्मल है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। सफलता, सुख और शांति के लिए मैं मेरे अर्धजागृत मन का प्रोग्रामिंग खुद ही करता हूं। मुझ में विराट शक्ति है। मेरे परिवार, समाज और देश के लिए मैं महत्वपूर्ण योगदान दूंगा। मैं हमेशा अपनी शुभ इच्छाओं और निर्णय के संकलन से बड़े संकल्प करता हूँ। भौतिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक इन चारों क्षेत्रों में मेरे लक्ष्य सुनिश्चित है। मेरे सभी ध्येय से मुझे, मेरे परिवार को और समाज को फायदा ही होगा। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि मेरे ध्येय मुझे प्राप्त होंगे ही। मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही रहूंगा। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। जब भी मैं अपने ध्येय के विषय में सोचता हूं, अत्यंत ही उत्तेजित हो जाता हूं। मेरे लक्ष्य को याद करते ही मैं रोमांचित हो जाता हूं। मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। मैं रोज ही रिलैक्सेशन करता हूं। मन की अल्फा अवस्था के दौरान मैं बहुत ही अच्छी तरह से मनोचित्रण कर सकता हूं। मैं जो भी पाना चाहता हूं, उसके चलते फिरते रंग बिरंगे चित्र देख सकता हूं। अल्फा अवस्था में जब मैं विजुअलाइजेशन करता हूं, तब अत्यंत ही भावुक हो जाता हूं। मेरे ध्येय के चित्र मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूं। मैं अल्फा अवस्था में हर उस घटना का अनुभव कर सकता हूं जो मुझे चाहिए। सफलता, सुख और शांति पाने के लिए मैं हमेशा अपने आप को सकारात्मक स्वसूचन करता रहता हूं। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। मैं निश्चित दिन को उपवास भी रखता हूं। उपवास की शक्ति पर मुझे विश्वास है। मैं रोज निश्चित समय पर निश्चित अवधि के लिए मौन रखता हूं और उस वक्त मेरा मन बिल्कुल शांत रहता है। अर्धजागृत मन की ओर से मिलने वाले संदेश को पाने का यह अवसर मैं कभी नहीं चूकता। मैं रोज नियमित रूप से प्रार्थना करता हूं। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों और बिल्कुल ही अनजान लोगों के लिए भी प्रार्थना करना मेरी आदत है। मैं मन को शांत करने वाला अल्फा म्यूजिक भी नियमित रूप से सुनता हूं और उससे बहुत ही शांति महसूस करता हूं। मेरी एकाग्रता, स्वास्थ्य और मन की शक्तियों में बढ़ोतरी होती रहती है। मेरे मन का प्रोग्रामिंग मैंने बहुत ही मेहनत से और गहराई में किया है और मुझे उसका फल मिलेगा ही। मेरी इस मेहनत के नतीजे की प्रतीक्षा करने का मुझ में धैर्य है। मुझ में अनंत शक्ति है। मैं अपने मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग कर रहा हूं। जो सुख, समृद्धि और शांति मुझे चाहिए था, उसको प्राप्त करने का राजमार्ग अब मुझे मिल चुका है। मेरे मन की अनंत शक्तियों को मैं भली भांति पहचान चुका हूं। अब मुझ में सदा ही सकारात्मक भावनाएं, विश्वास और उत्साह छलकता रहता है। मेरे अस्तित्व का, मेरे जीवन का अर्थ अब मेरी समझ में आ रहा है। जीवन के पल पल का मैं सदुपयोग करता हूं। मेरे मन की शक्तियों का मैं अब नियमित रूप से उपयोग करता हूं। मैं खुश हूं, सुखी हूं और सुख बांटता हूं। मैं परम शांति का अनुभव कर रहा हूं। परम शांति का अनुभव कर रहा हूं।
वंदे मातरम सभी को। सब अपनी अपनी आंखें खोल लें। जिन जिन को नींद आ गई है वो भी अपनी आंखें खोल लें। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी भैया, 2 बार तो सबकी आ गई थी। वंदे मातरम भैया जी। हाय। वंदे मातरम वंदे भैया, मातरम। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम मातरम सभी सभी को। वंदे मातरम वंदे सभी मातरम बड़े भाई वंदे बहन को। मातरम सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम आप सबको। जी। तो वंदे मातरम। 15 अगस्त 2026 आज की चर्चा का विषय स्वास्थ्य की पराधीनता से स्वास्थ्य की स्वाधीनता। 15 अगस्त को हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई। आज़ादी क्या मतलब, अंग्रेज यहाँ से चले गए और वो सारे कायदे कानून यहाँ के जो करता धरता थे उनको थमा गए कि भैया इस तरीके से मैंने गुलाम बना के रखा है, आप भी इसी तरीके से बना के रखना। राजीव भाई की व्याख्या में बहुत अच्छी तरह से बता चुके हैं कि 15 अगस्त को हमारी असली आज़ादी नहीं मिली है। आज़ादी तो मिली ही नहीं है, बस ये है कि गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज आ गए, वही कायदे कानून वही सारी चीजें। तो इस पे हम चर्चा का विषय ना करके आज व्यक्तिगत रूप से हम आपस में बात करते हैं अपने आप में। पहले कि 15 अगस्त है और एक त्योहार भी है हरियाली तीज का। तो हरियाली तीज की हार्दिक बधाई स्वस्थ समिल परिवार की ओर से सभी भाई बहनों को, सभी भाई बहनों को, सभी के लिए। तो इससे पहले जो जल को अमृत बना रहे हैं उनके भी नाम जग जाहिर कर देते हैं, नहीं तो उन कहेंगे हमारा जल का अमृत बनाना कहीं ऐसा ना हो कि आज तो बड़ी बनाने बैठे थे, बड़ी मुश्किल से आज और आज ही नाम ना लिया गया। ठीक है, क्योंकि उसमें से दिख रही है मिली अग्रवाल दीदी, जो जिनको मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा मुंह चल रहा है और हरियाली चीज में हरी हरी नजर आ रही है। ठीक है, अब थोड़ा सा और हंसेंगी तो फिर अमृत बाहर आ जाएगा। नहीं नहीं बचा ली, इतना तो ठीक है। किरण माता जी पानीपत से। संदीप माता जी को तो ये बात बुरी लग गई थी कि आपने मुझे माता जी बता दिए, बाकियों को दीदी बोलते हैं। लेकिन माता जी को नहीं बुरा लगता, क्योंकि मानती हैं कि हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी हमें देख रेख करनी है, उनको आशीर्वाद देना है, इसलिए माता सुन के ही खुश हैं। तो ये, और जमान माता जी तो भी नजर नहीं है, देखते हैं कहाँ पर हैं उनको भी। सिलीगुड़ी से मिली अग्रवाल दीदी के बारे में बता ही दिया। कविता हरीश ठाकुर दीदी। परमेश्वरी दीदी सीकर राजस्थान से। गाल पे हाथ रखी रीना नवलानी दीदी उदयपुर से, जल को अमृत नहीं बनाती हुई। ठीक है, हाँ बना रही है, वो देखो दिखा रही है। मनोज कुमार भाई ये शायद नए जुड़े हैं, इन्हें नहीं पता। और किरण पटना बहन, इन्होंने इसने तो अभी उंगली इतनी तेज दिखाई किसी को। आपको पता है, तूने जो जितना तेज बोला, उंगली दिखाई और बोला, वो सामने वाला अगर आंखें बंद कर लेता तो वो तो ना, कान बंद कर लेता तो वो सुनता ना देखता। तो सबसे पहले तो आपने अपने अवचेतन मन को दे दिया। ठीक है, तो जो ऐसा हम बोलेंगे वैसा ही जैसा बीज बोएंगे वैसा काटेंगे। तो प्रयास करें अपने आप में थोड़ा धीरे धीरे सुधार करने के लिए, एकाएक तो नहीं हो सकता। तो अवचेतन मन को अच्छी बातें दें, जब मुंह खोलें अच्छा बोलें। और हम सभी को भाग्यशाली बनाने वाली आ, पिंकी बहन आगरा से। हरदीप दीदी आज चल रही हैं, मतलब ये अभी चाहती हैं कि मेरे जीवन में दबाव न चले, इसलिए चल रही हैं और मुंह भी चलाती रहती हैं, ऐसा जल को अमृत बनाती रहती हैं। संगीता दीक्षित दीदी। भारती सदवानी दीदी आगरा से। जल को अमृत बनाती हुई और सिर्फ जल को अमृत बनाते हुए अपनी शकल दिखाने वाली चालाक चिंकी चौपाल की। चाहे वो सुबह के टाइम हो या शाम के टाइम हो, नाम कहीं छूट ना जाए मेरा, इसलिए वीडियो ऑन कर लेती है। मैं सोचा था इसको और काफी देर बाद नाम लूंगा, लेकिन ये आ जाती है पहले तो नाम इसका लेना पड़ जाता है। रोशनी लीरन माता जी, ये भी नई नई जुड़ रहे हैं, तो मैं इनसे कहूंगा कि आप भी जल को अमृत बनाइए। तो एक गिलास जल रखें अपने पास और उसे घूट घूट करके पीते रहें, इससे बहुत सारी समस्याएं दूर होती है।
देखा चलाक चिंकी का नाम लेते ही उसने वीडियो बंद कर दी। सुशील भाई अभी अपने सीट से हटे हुए हैं, कहीं गए हुए हैं। अपने केंद्र पे एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ हैं, तो शायद अंदर वाले कमरे में मालिश करने गए होंगे। उनके पास एक्यूप्रेशर के अलावा मालिश की बहुत अद्भुत सुविधा और शक्ति है। सुनीता शर्मा दीदी भिलवाड़ा राजस्थान से इधर से उधर छिटकती हुई नजर आ रही है। सुषमा शर्मा दीदी, महेंद्र प्रसाद चाचा जी, सत्यवीर भाई जल को अमृत बनाते हुए सरोज दीक्षित, किरण माता जी कोलकाता से जल को अमृत बनाते हुए, रूना दीदी बोकारो से, और अच्छा मेहंदी भी लगा रखी है हरियाली तीज की, नीलू बहन झारखंड, सरोज दीक्षित दीदी, प्रेम दीदी गुजरात से। कल इनके यहाँ एक जन्मदिन था, हस्त निर्मित शैम्पू का। तो आज वो बच्चा बोल भी गया होगा पक्का, अभी बात करेंगे। क्यों इसके डॉक्टर सुशील कुमार पानीपत, हेमलता दीदी सिलाव से, अंबिका नेगी दीदी चंडीगढ़ से, वंदना पाटिल दीदी ये बेंगलोर से मतलब महाराष्ट्र से हैं, मोनिका प्रधान बहन ग्रेटर नोएडा, लवनीता बहन लाडवा गुजरात, लाडवा से कुरुक्षेत्र से, मोहनी पंचाल दीदी सफर के दौरान भी जल को अमृत बनाते हुई, मोना शर्मा दीदी आज तो क्या बात है, लाल रंग का पट्टा लेके बैठी पड़ी है। तो नेताजी भाषण देंगी, भाषण दे के आई होंगी शायद, लगता है मोहल्ले में। जी, अभय प्रताप जी जल को अमृत बनाते हुए, कुसुम गुप्ता दीदी दिल्ली से, एस के मलिक भैया कलकत्ता से, रितुदास दीदी अमृतसर से। ये सभी भाई बहन जो हैं जल को अमृत बनाते हुए और खुद की अपनी पहचान को सोशल मीडिया पे दिखाते हुए। भाई कुछ लोग तो नहीं भी अमृत बना रहे हैं, तब भी उन्होंने अपने आप को जग जाहिर किया कि हम ऐसे दिखते हैं, आप देख लें, अगर कभी नजर आ जाए तो राम राम हो जाए, पहचान जान पहचान हो जाए। और तरन्नुम बहन नरकटियागंज से, मधुबाला जादव दीदी 15 अगस्त 2026। मैं पहले बचपन में बड़ा खुश होता था कि 15 अगस्त आए, आज जलेबी खाने को मिलेगा, झंडा उड़ाने को मिलेगा। लेकिन वो सारी खुशियों पे मतलब पानी फिर गया जब भाई राजीव दीक्षित जी का व्याख्यान सुना और सच्चाई मालूम हुई। मतलब चिंतन तो पहले किया ही नहीं था, लेकिन जब उन्होंने विस्तृत, उनका एक व्याख्यान है 15 अगस्त के ऊपर, उसे सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो गए। और मनन करने के बाद तो वाकई इस बात में 100%, 100% सत्य है कि गुलाम तो हम आज भी हैं। बशर्ते सिर्फ ये है कि पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, आज काले अंग्रेजों को गुलाम है। यानी हमारी प्रजातंत्र जिसे कहते हैं, उस प्रजातंत्र में जो कायदे कानून हैं उनके हैं। खैर, राजीव भाई के उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन और बहुत सारी चीजों पे काम करने का प्रयास किया, जागरूकता फैलाने के प्रयास किए। तो मेरी जो समझ में आनी कि भाई मैं उस कार्य को करूं जिस कार्य को करते हुए मेरे परिवार को चलाने में कोई दिक्कत ना आए। तो मुझे उनके सभी व्याख्यानों से एक चीज नजर आई, चिकित्सा की। और क्योंकि ये बहुत ही सरल तरीके से नजर आया, पीढ़ी दर पीढ़ी हमने खुद बचपन में देखा था कि हमारी दादी नानी बात बात पे डॉक्टरों के पास नहीं जाती थी, दवाओं के ऊपर नहीं थी। तो कहीं ना कहीं इसी को जागरूकता का केंद्र, मूल बिंदु बना के इस पे काम किया जाए। और एक आम व्यक्ति जब किसी चीज की जागरूकता करना चाहे, जब शुरुआत करना चाहे, तो आज के समय में बहुत सारे ज्ञानी और बहुत अनुभवी लोगों के बीच में से एकाएक अपने आप को बाहर निखार के लाना एक चुनौतीपूर्ण है, चुनौतीपूर्ण। शायद कई लोग इस बात से सहमत भी हो सकते हैं, नहीं भी सहमत हो सकते हैं, वो अलग बात है। लेकिन मुझे जो समझ में आया कि अगर इस कार्य क्षेत्र में जागरूकता करनी है तो एक काम करते हैं, बाकी सभी से हटके करते हैं। एक स्वदेशी चिकित्सा के बहुत सारे जिन दिनों में मैं कार्य कर रहा था उन दिनों में राजीव भाई को सुन के और भी भाई बंधु काम कर रहे थे, ऐसा नहीं है। तो अपनी पहचान, एक छवि कैसे बनाई जाए, तो परमपिता परमेश्वर और शायद आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी की दुआएं, भाई माता पिता की दुआ, परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा, इसे परिवार भाव के माध्यम से, क्योंकि मैंने जब देखा कि अभी तक जागरूकता जितनी भी हुई है उसमें परिवार भाव कहीं नहीं है। सर मैडम नेताजी, हाँ, इस तरीके का, मतलब सीनियर जूनियर लीडर,
इस तरीके की भावनाओं के संग सारे कार्य होते हैं। और दिल्ली में मैं जब पहली बार आया 2017 में, 1997 में, और जिस जगह मुझे अपने नौकरी करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो उनके छोटे भाई जो हैं, उन्होंने वहाँ पे गोविंद भैया, गोविंद भैया, भैया भैया बोलने का रिवाज। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि एक मालिक का भाई, मालिक, वो हमें भाई शब्द से संबोधित कर रहा है। तो कहीं ना कहीं परिवार भाव वहीं से भी शुरू हुआ। अगर इस चीज को देखा जाए तो मुझे मनन करने पे नजर आता है कि, और जब इस क्षेत्र में कार्य करने की प्रयास किया तो राजीव भाई को सुनकर जो स्वदेशी की बातें थी, उन्हें घरेलू नुस्खे, जिसे कह सकते हैं, तो सोशल मीडिया पे लिख के डालने का, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया कि जहाँ पे कोई कुछ कहने वाला नहीं। अगर आप समाज में जाके सीधे आप जाके किसी को कुछ बोलो तो कहेगा तुझे क्या पता, और आप चुप हो जाएंगे, आप डर जाएंगे, आपका हौसला टूटने का डर हो सकता है। तो फेसबुक पे लिख दिया करता था। तो लिखते हुए थोड़े से और है, उनमें से क्या होता है कि 10 लोग देखे, एक ने आपको अच्छा बोल दिया, तो हौसले चने की झाड़, जिसे कहते हैं चने की झाड़ पे चढ़ाना। ठीक है। तो ऐसे चने की झाड़ पे चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कई सारे भाई बहनों ने, जाने अनजाने, नए परिवारों ने इस काम को की, करते करते जो चल रहा है। लेकिन आज हम टॉपिक जो है, स्वास्थ्य की प्राधीनता से स्वास्थ्य की स्वाधीनता, यानी हम अपने आज स्वास्थ्य के लिए गुलाम हैं। स्वस्थ स्वास्थ्य के लिए आज हम गुलाम हैं। किस किस चीज के गुलाम हैं, इस पे कोई मैं अपनी तरफ से बता दूं। आज हम गुलाम हैं आयुर्वेद के शास्त्रों के, आयुर्वेद के नियमों के। जागरूक होने के बाद हम इसके गुलाम हैं। किसी को खराब लगे तो बता दीजिएगा, क्योंकि मैंने अगर इसको मनन करने का प्रयास किया तो मेरे बाप दादाओं और उनके बाप दादाओं ने आयुर्वेद के शास्त्रों को नहीं पढ़े, और उन्होंने 100 सवा 100 साल जीवन को जिया, और 10 10 12 12 बच्चों का पालन पोषण किए। हम गुलाम हैं दवाओं के, हम गुलाम हैं एलोपैथी दवाओं के, हम गुलाम हैं जांच की प्रक्रियाओं के। जिस आज आधुनिक चिकित्सा के इस महादौड़ में, मुझे बचपन की वो बातें याद हैं, जब हमें कोई तकलीफ हुई बहुत ज्यादा और कभी डॉक्टर के पास जाना हुआ, तो डॉक्टर साहब आला लगाते थे, जीभ मुंह खोलने के लिए बोलते थे, बोलते आ कर आ, जीभ दिखाना, जीभ और आंख दिखाना, आंखों को ऊपर नीचे करते थे और दवाई दे देते थे। आज आप सभी दिल पे हाथ रख के बताएं कि कितने ऐसे डॉक्टर हैं, नया तो छोड़ो, पुराने, जिनका 30 30 साल का एक्सपीरियंस है, 50 50 साल का एक्सपीरियंस है, वो एम्स जैसे हॉस्पिटल के हेड हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट के हेड हैं। उनसे भी अगर आपको दिखाने की नौबत आती है तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है? थोड़ा चैट बॉक्स में लिख दो तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना, आग में घी डालने का काम हो जाएगा। ठीक है। टेस्ट, मतलब लानत है ऐसे अनुभवों की, लानत है ऐसी पढ़ाई की, जिन्होंने 20 साल तक अपने जीवन के उसी क्षेत्र के उसी डिपार्टमेंट के हेड भी रहे, अनुभवी भी हैं, लाखों मरीजों को देख चुके हैं, फिर भी जब एक मरीज आता है तो उसके लिए जांच, जबकि जिनसे वो सीख के आए, उन्होंने, जिस डॉक्टर की बात करूं मैं एक उदाहरण के तौर पे, कोई डॉक्टर हैं, 50 साल के डॉक्टर हैं, 25 साल में डॉक्टर बना, 25 साल का एक्सपीरियंस है। और आप एम्स हॉस्पिटल में चले जाएं, ईएनटी डिपार्टमेंट में चले जाएं या किसी डिपार्टमेंट में चले जाएं, वहां पे एक हेड डॉक्टर होते हैं, सीनियर डॉक्टर होते हैं, सीनियर है। किस बात की सीनियरिटी, किस बात का अनुभव कि आपको जांच की जरूरत पड़ गई? इतने सारे मरीजों को देखने के बाद, इतने सारे परिवारों से बात करने के बाद, आपको इतनी तो अक्ल बुद्धि आ जानी चाहिए थी कि उसको 2 4 दिन की राहत के लिए या तत्काल उसी वक्त के लिए दवा लिख दें, रिपोर्ट लेके आए, फिर आपको दवा लिखी जाएगी।
ये है डर, डर फैलाने की। उसी प्रकार आयुर्वेद में भी ऐसा ही है, होम्योपैथी में ऐसा है, प्राकृतिक चिकित्सा में ऐसा है। हर चिकित्सा पद्धति में आज स्वस्थ स्वास्थ्य की प्राधीनता है, डर को फैलाकर हर जगह। देखिए, अगर टेस्ट में कमीशन नहीं भी हो ना, तब भी वो टेस्ट लिखते हैं। बात तो ये नहीं है, हमने लिखा कि कमीशन है। कई ऐसे सरकारी हॉस्पिटल्स हैं जहां उनको कमीशन नहीं पहुंच पाता, ठीक है, लेकिन फिर भी वो टेस्ट लिखते हैं, क्योंकि वो आदत से मजबूर हैं। वो आदत से मजबूर नहीं है, वो इस चीज को जानते हैं कि देश को कैसे गुलाम बनाया जा सकता है, पूरी जिंदगी इन्हें कैसे बीमार बनाया जा सकता है। आपको एक दूसरे उदाहरण से बताता हूं। आज से 20-30 साल पहले रिटायर हुए सभी व्यक्तियों का जीवन 80 साल से ऊपर रहा। गौर करने की बात है, आप अपने जानकारों में गौर करने का प्रयास करें। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर हुए आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले, उन सभी की उम्र 80 साल के आसपास रही और स्वस्थ रहा। और आज रिटायर होने से पहले ही कई रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। उसके पीछे कारण है उनका एनुअल जांच कराना, मेडिकल कैंप, मेडिकल जांच कराना। आपको कि भाई ये जल्दी अपने आप में बीमारी की उसमें चले जाएं, जीवन शैली के रोग में फंस जाएं, ताकि इनका पेंशन हमें ज्यादा दिनों तक देना ना पड़े। कड़वा सच है। सरकार माने या ना माने, प्राइवेट कंपनियां माने या ना माने, वो चाहती है कि अगर अमेरिकन कंपनी यहाँ पे एम्प्लॉय को 2.5 लाख रुपए महीना, 4 लाख रुपए महीना देती है, तो उनको एनुअल जांच, वो भी फ्री में, ये आपका फ्री में कर रहे हैं। फ्री में इसलिए कर रहे हैं कि आप बीमार हो जाएंगे, बीमार होने के बाद अपने आप को कभी ना कभी, और 56 पेज, जहां एक जांच पहले होती थी, एक ब्लड लिया और एक शीशे पे रखा, 2 बार इधर से उधर रगड़ा और देखा जी होमोग्लोबिन कितना है और उतनी में दवाई दे दी। और आज उसी ब्लड से 56 पेज का ढाढ़ा निकलता है। दादा, यहाँ 5वीं क्लास में 2 सब्जेक्ट पढ़ने होते, 5 सब्जेक्ट, उसमें नंबर सही नहीं आते। विश्वास कीजिए, 5वीं क्लास में जो बच्चा, और उसकी माँ भी पढ़ती है उसके साथ, उसका बाप भी पढ़ता है, ट्यूटर भी पढ़ता है, पढ़ाता है, और जब एग्जाम देने जाता है तो 100 में 100 नंबर ही नहीं आते। और उस बच्चे के पास तो कोई काम धंधा भी नहीं था, सिर्फ पढ़ना था, खेलना था और खाना था। ना उसकी रोजी रोटी की चिंता, ना उसको ऑफिस जाने की चिंता, ना किसी तरह की चिंता। और आज जो व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन को जी रहा है, इस पारिवारिक जीवन को जीते हुए इसके स्ट्रेस के जीवन में बहुत सारे स्ट्रेस हैं। उस जीवन शैली में जब जांच होगी, एनुअल एग्जाम होगा और 56 पेज का एग्जाम हो जाए, तो मजाल है कि किसी के 100 में 100 नंबर आ जाए। किसी के कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह बोल्ड है, वो तो बोल्ड करके ब्लैक कर देते हैं, हमारे मास्टर साहब रेड पेन से लिख देते थे, बस यही फर्क था। रेंज क्या है, जांच की प्रक्रिया क्या है, वो सब अलग बात है, वो सब की तो बात ही नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ इस बात की बात कर रहा हूं कि हमें स्वास्थ्य की प्राधीनता किस प्रकार की जा रही है, उसका जीता जागता उदाहरण। अभी मैं पीछे बनारस गया था, जिन्होंने हमारे लिए टमाटर की खोज करी थी, रेखा दीदी के ससुर साहब वैज्ञानिक, भारत के पहले वैज्ञानिक हुए जिन्होंने टमाटर की अलग अलग प्रजातियां विकसित करी और शोध किया हिसार के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, वहां रहकर मतलब मतलब जो भी बनाया वो काफी अच्छा। उसके ऊपर एक बार चर्चा हुई थी, मुझे पूरा ध्यान नहीं है। मैंने उन्हें देखा, करीब 84 साल की उम्र है। आज वो गवर्नमेंट का पेंशन आज भी ले रहे हैं। कब रिटायर हुए होंगे? 24 साल पहले। और पहले क्या था, एनुअल जांच नहीं थी कि आप एनुअल हेल्थ कार्ड बनाओ। और उनकी जो जीवन शैली सुनने को मिली कि उन्होंने
अपने बेटे के ब्याह में जाने के लिए उनको ले जाने के लिए धक्का मारना पड़ा। चलो चलो, मतलब इतना वो अपने काम में मगन थे, उन्हें पता ही नहीं था कि आज मेरे बेटे की बारात जानी है। तो ऐसे व्यक्ति का तो स्वास्थ्य खराब हो जाना चाहिए था। अगर जांच होती तो खराब हो जाता, लेकिन वो मस्ती में अपना काम कर रहे हैं, अपने कर्मों को कर रहे हैं, सकारात्मक भाव से कर रहे हैं, डर से खत्म होके कर रहे हैं। ठीक है, उम्र के साथ जैसे ही जो दिमाग को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है, अब थोड़े से वो शारीरिक रूप से हैं, लेकिन फिर भी जो हम स्थिति उन पर देख के आए थे, इतना दिमाग खर्च करने के बावजूद वो जिस तरीके से अपने स्वास्थ्य को लेके स्वस्थ हैं, ठीक है, काफी अच्छा था। लेकिन वहां से क्या ये चीज, मतलब पॉजिटिव सकारात्मकता यही मेरे को नजर आई। तो स्वास्थ्य की प्राधीनता हमारे, मतलब आने वाले बच्चों में भी पड़ी बड़ी है। आज एक बच्चे का, अभी मेरी सुबह किसी बहन से बात हो रही थी, 25 साल की उम्र है और वेल सेटल्ड फैमिली। एक होता है ना कि हाँ जी मेरे को अभी कोई दिक्कत है, मैं नाम नहीं ले रहा, सिर्फ जगह वगह ऐसे थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। आज सुबह ही बात हुई, 25 साल की उम्र है, पिछले साल शादी हुई। लड़की की इनकम है 5 लाख रुपए पर मंथ, लड़के की इनकम है 6 लाख रुपए पर मंथ। फरीदाबाद में 1200 गज की कोठी है। सास ससुर की जो पेंशन है वो लगभग 1.5 1.5 लाख रुपए है। घर में जितने परिवार हैं सभी प्राइवेट सेक्टर में अच्छे पोस्ट पे हैं। तो मेरी बात हो रही थी तो मैंने उसे बोला, बेटा फैमिली प्लानिंग का भी कर लेना। कह रहे नहीं अंकल, अभी ना 5 6 साल रुक के। मैंने कहा क्यों, खाने के लाले पड़े हैं का? कोई और कहता तो बात समझ में आती है, ज्यादातर तो यही कहते हैं। मैं तो ऐसे ही, मैं अच्छा खासा सुबह सुबह 15 अगस्त की आजादी निकाल ली उसके साथ। मैंने कहा अपने मन की आजादी मैं पूरी, मतलब 15 20 मिनट तक खूब अच्छे से बात हुई। मैंने कहा तू या तो इस पार रहे या तो मेरा नंबर ब्लॉक कर दे, डिलीट कर दे, लेकिन भाई मेरे मन में जो है वो बोल दूंगा। कल कल कभी काम आ जाएगा तेरे। जी विदेश जाना है। मैंने कहा विदेश जाना है, माँ बाप की 2 बेटियां हैं, बाप तेरा डीएसपी से रिटायर, गुड़गामा में इतनी बड़ी कोठी है। भाई तू यहाँ से चली गई, फिर तो माता जी की तबीयत खराब हो गई तो पता चला जी वहां से आने में ही 24 घंटे लग गए, तो ऐसे पैसे का करेगी क्या? हम्म। एक बहन पहले ही विदेश जाके रह रही है। तो ऐसी कुछ बातें, जो पारिवारिक बातें थी भाईचारे के नाते, वो उस तरीके से मैंने अपने मन की बात, कि स्वास्थ्य की प्राधीनता जो है हम सभी की मानसिकता, तो इन बातों पे अब इस पे थोड़ी सी चर्चा करें। महेंद्र चाचा जी बीच में आ गए तो अब इनके दो विचार रख के फिर मैं इसके कुछ 19 20 बिंदुओं पे बात करूंगा संक्षेप में। सिर्फ ये समझिए कि जैसे कहते हैं ना, कक्षा में अध्याय पढ़ाया जाता है, तो एक अध्याय की तरह स्वाध्याय कर दूंगा। जी। जी चाचा जी माइक अनम्यूट करें। जी भैया, वंदे मातरम। सभी को वंदे मातरम। बहुत ही अच्छी बात आज आपने भैया बताई आपने। एक ये जो जांच का जो प्रक्रिया है, सबसे बड़ी बात क्या है कि हम जांच का रिपोर्ट, जांच का सारा कुछ प्रोसेस होने के बाद क्या आपका वो इलाज कर पा रहा है? छोटी से लेके बड़ी बड़ी बीमारियों तक का बात आप अपने दिमाग में ही सोचे। क्या शुगर का टेस्ट करने के बाद आपका शुगर जीवन भर खत्म कर पाया? अर्थराइटिस, कोलाइटिस, एमेबाइटिस, जो भी कहा जाता है, जितनी भी प्रकार का परेशानी का नाम आप जानते हैं, जितनी भी प्रकार की बीमारियों का नाम आप जानते हैं, सारा चीज का टेस्ट कराने के बाद क्या आप उस बीमारियों से वहां से निजात मिल पाया? नहीं मिल पाता है। सिर्फ डर, जो भी भैया ने बताया, सिर्फ डर, डर फैला करके और ज्यादा से ज्यादा गहरा में जाकर के आपको लूटना है। कहाँ से कैसे आपको ये पूरा का पूरा ये किया जाए, मतलब पूरा एक षड्यंत्र है, ऐसा समझे। ज्यादा से ज्यादा यही कहना चाहूंगा मैं कि एक लूट तंत्र मचा हुआ है जांच के नाम पर। और हम समझते हैं कि डर को अपने दिमाग से निकालें। स्वस्थ समृद्ध परिवार जो आपके लिए शून्य खर्च चिकित्सा में बहुत सारी हम उपचार बताते हैं लोगों को, हम लोग
और उससे लाखों लोगों, हजारों लोगों को आज आप लोग, हम लोग चौपाल के माध्यम से जानते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों में छोटे छोटे उपचार से हम लोगों ने उन बीमारियों को ठीक किया है। क्या क्या मैं आपका कभी कभी भैया ने पूछा आपका रिपोर्ट क्या है, कभी आपको ये पूछा कि क्या परेशानी है, कहाँ से क्या है? हम लोग सिर्फ कारण को देखते हैं और उस कारण का उपचार हल्दी धनिया मेथी जीरा गोलकी जो हम लोग बताते हैं, काली मिर्च, उसके द्वारा उपचार बताते हैं। या छोटी मोटी अभी जो मैं बंधन उपचार बताता हूँ, या बहुत सारा और भी, एक्यूप्रेशर जो है शून्य खर्च चिकित्सा में आता है। इन उपचारों के माध्यम से हमने बड़े बड़ी बीमारियों को हम लोग ठीक कर रहे हैं। डरे नहीं, जांच की प्रक्रिया से ज्यादा गुजरने की जरूरत नहीं है। बस इस बात को अपने समझने की कोशिश करें। जी धन्यवाद भैया। जी चाचा जी। तो मैंने अपने मन से, अवचेतन मन को जो संदेश दिया है, वही संदेश आप सभी के लिए आज 15 अगस्त की इस पे एक लेख के रूप में उसे एकत्रित करके, ताकि आगे चल के इसे पुस्तकों का भी और शिलालेख पे इनको अंकित किया जाए, उसी का एक प्रारूप आप सभी के लिए, विस्तृत प्रारूप, जैसे हूबहू लिखा है उस तरीके से पढ़ के सुना देता हूँ। स्वास्थ्य रक्षक कक्षा में इस विषय को केवल 15 अगस्त की शुभकामना तक सीमित न रखकर स्वास्थ्य की प्राधीनता से स्वास्थ्य की स्वाधीनता के रूप में रखा जा सकता है। आपके अभियान रसोई घर को प्रथम स्वास्थ्य केंद्र बनाना, स्वदेशी स्वावलंबन, परिवार में स्वास्थ्य रक्षक तैयार करना, पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण और शून्य न्यून खर्च वाली जीवन शैली के अनुरूप, नीचे आने वाला जो अध्याय है, जो लेख है, वो पूरा तैयार है। स्वतंत्रता दिवस की विशेष, स्वास्थ्य और समृद्धि की सच्ची आजादी, स्वास्थ्य रक्षक कक्षा के लिए विशेष परिचर्चा एवं संपूर्ण जो जानकारी है, स्वस्थ समृद्ध परिवार ट्रस्ट नई दिल्ली की ओर से। रसोई घर से स्वास्थ्य स्वावलंबन, मन की शक्ति, स्वदेशी जीवन शैली और सुरक्षित स्व देखभाल जो मुख्य बिंदु है। राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ स्वास्थ्य की व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है, उस पर चर्चा होगी। बीमारी होने के बाद उपचार से पहले बीमारी से बचाव की संस्कृति, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय का वास्तविक और व्यवहारिक अर्थ, भोजन मसालों, पारंपरिक ज्ञान और घरेलू स्व देखभाल की उचित स्थान, हर घर में एक स्वास्थ्य रक्षक क्यों होना चाहिए, शून्य खर्च चिकित्सा, अर्थ ज्ञान अनुशासन, उपलब्ध संसाधनों से स्वास्थ्य संरक्षण, स्वदेशी से स्वास्थ्य के साथ आर्थिक स्वावलंबन, अवचेतन मन, सकारात्मक संकल्प, ध्यान और मन शरीर संबंध, योग प्राणायाम, नियमित चलना और सक्रिय जीवन, स्वास्थ्य और सौंदर्य के नाम पर अनावश्यक बाजारवाद से बचाव, प्राकृतिक होने का अर्थ हमेशा सुरक्षित होना नहीं, मात्रा, व्यक्ति और परिस्थिति का ज्ञान आवश्यक, स्व उपचार की सीमा, कब घर पर देखभाल और कब चिकित्सक जरूरी हैं, अनुभवों को दावा नहीं, व्यवस्थित अध्ययन और दस्तावेज में बदलना, पारंपरिक ज्ञान के शिलालेख एवं संग्रहालय, भविष्य की पीढ़ियों के लिए ज्ञान संरक्षण, स्वस्थ समृद्ध परिवार समृद्ध राष्ट्र। तो इसके लिए विशेष 15 अगस्त हमें याद दिलाता है कि स्वतंत्रता केवल विदेशी शासनों से मुक्ति का नाम नहीं, स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ है अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय समझदारी, ज्ञान और आत्मविश्वास के साथ स्वयं लेने की क्षमता। आज हमें अपने आप से एक प्रश्न पूछना चाहिए, क्या हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वावलंबी हैं? यदि साधारण स्वास्थ्य समस्या होते ही हमें घबराहट हो जाए, यदि हम अपने भोजन को न समझें, यदि हमें यह भी न मालूम हो कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नींद, पानी, भोजन, श्रम, व्यायाम, मानसिक शांति कितनी आवश्यक है, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी स्वतंत्रता अधूरी है। इसलिए हमारा लक्ष्य चिकित्सक विरोधी नहीं, दवा विरोधी नहीं, आधुनिक चिकित्सा विरोधी नहीं है। हमारा लक्ष्य है बीमारी आने की प्रतीक्षा करने वाली संस्कृति से स्वास्थ्य बचाने वाली संस्कृति की ओर बढ़ना। WHO कहती है सेल्फ केयर को स्वास्थ्य संवर्धन, रोग निवारण और स्वयं की देखभाल का महत्वपूर्ण भाग मानता है, लेकिन इसे आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के पूरक के रूप में देखता है। पहली स्वतंत्रता
बीमारी से पहले स्वास्थ्य की रक्षा। हमारे समाज में स्वास्थ्य पर चर्चा प्रायः तब शुरू होती है जब व्यक्ति बीमार हो चुका होता है, लेकिन स्वास्थ्य रक्षक की सोच उल्टी होनी चाहिए। वह पूछे बीमारी आई क्यों से भी पहले स्वास्थ्य बना कैसे रहे। स्वास्थ्य संरक्षण की पहली सीढ़ियां अत्यंत आवश्यक है और ये बहुत ही सामान्य है। संतुलित भोजन, नियमित दिनचर्या, पर्याप्त नींद, शारीरिक सक्रियता, स्वच्छता, मानसिक संतुलन, नशा मुक्त जीवन, पर्याप्त पानी, सामाजिक सहयोग तथा शरीर के संकेतों को समय पर पहचानना। आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की 2024 डायट्री गाइडलाइन भी विविध और संतुलित भोजन तथा स्वास्थ्य संवर्धन एवं रोग निवारण पर बल देती है। अर्थात स्वास्थ्य का सबसे बड़ा आधार कोई एक चमत्कारी पदार्थ नहीं, बल्कि प्रतिदिन की जीवन शैली है। और उस जीवन शैली में वो सभी चीजें हैं: संतुलित भोजन, दिनचर्या, नींद, शारीरिक श्रम, स्वच्छता, मानसिक संतुलन, नशा मुक्त जीवन, पर्याप्त पानी और सामाजिक सहयोग। रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय का सही अर्थ। हमारे अभियान का अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश यही है। अगली बार इसका अर्थ यह नहीं कि बीमारी का इलाज केवल रसोई में है। इसका गहरा अर्थ यह है कि स्वास्थ्य की शुरुआत अस्पताल से नहीं, घर और रसोई से होती है। हम हर दिन जो खाते हैं वही हमारे शरीर को ऊर्जा, प्रोटीन, आवश्यक वसा, विटामिन, खनिज और फाइबर उपलब्ध कराता है। इसलिए हमारी रसोई पोषण केंद्र है, हमारी रसोई स्वास्थ्य शिक्षा का केंद्र है, हमारी रसोई परिवार निर्माण का केंद्र है, हमारी रसोई संस्कार का केंद्र है और बहुत सी सामान्य परिस्थितियों में सुरक्षित स्व देखभाल का प्रारंभिक स्थान भी हो सकती है। यही संदेश हमें जन जन तक पहुंचाना है। पहले भोजन सुधारिए, दिनचर्या सुधारिए, शरीर को समझिए, फिर आवश्यकता अनुसार चिकित्सा का सही उपयोग कीजिए। तीसरा बिंदु, मसाले केवल स्वाद नहीं परंतु उन्हें अचूक इलाज भी ना कहें। हल्दी, जीरा, धनिया, अजवाइन, मेथी, अदरक, लहसुन, दालचीनी, लौंग जैसे पदार्थ भारतीय भोजन परंपरा का हिस्सा है। इनका मूल्य 2 स्तरों पर समझना चाहिए। पहला, ये भोजन को स्वादिष्ट, विविध और स्वीकार्य बनाते हैं। दूसरा, कई पौधे आधारित खाद्य पदार्थों एवं मसालों में जैव सक्रिय घटक होते हैं जिन पर वैज्ञानिक अध्ययन भी होते रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य रक्षक को एक महत्वपूर्ण अनुशासन अपनाना चाहिए। उपयोगी को हर बीमारी की अचूक औषधि न बनाया जाए। यही हमारे अभियान की विश्वसनीयता बढ़ाएगा। पारंपरिक ज्ञान का सम्मान हो, अनुभवों का संग्रह हो और जहां चिकित्सा संबंधी दावा किया जाए वहां प्रमाण और सुरक्षा दोनों पर ध्यान दिया जाए। WHO की वर्तमान ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रेटजी में भी पारंपरिक चिकित्सा को आगे बढ़ाने के साथ एविडेंस, सेफ्टी और क्वालिटी और उचित इंटीग्रेंट्स घटक पर विशेष जोर देती है। चौथा पॉइंट, भोजन ही स्वास्थ्य स्वावलंबन की पहली क्रांति है। स्वास्थ्य स्वावलंबन की पहली क्रांति भोजन। घर का स्वास्थ्य रक्षक यह देखे कि परिवार के भोजन में नियमित रूप से विविध सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, दाल एवं अन्य साबुत या कम प्रसंस्कृत अनाज, आवश्यकता अनुसार दूध, दही तथा अन्य उपयुक्त विकल्प, मेवे और बीज, पर्याप्त प्रोटीन शामिल हों और दूसरी ओर आवश्यकता से अधिक नमक, चीनी, अत्यधिक तेल खाद्य पदार्थ, अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ, मीठे पेय, बार बार अनावश्यक पैक्ड स्नैक्स कम किए जाएं। ये स्वास्थ्य रक्षक की जिम्मेवारी होनी चाहिए अपने घर की। WHO भी विविध भोजन, फल, सब्जियां, लिग्मेंट्स, नट्स और होल ग्रेन्स को स्वस्थ आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा तथा अधिक नमक, फ्री शुगर और अनहेल्दी फैट्स को सीमित करने की सलाह देता है। हमारी कक्षा का संदेश होना चाहिए, दवाई की अलमारी देखने से पहले अपनी भोजन की थाली को देखना चाहिए। मतलब दवाई की अलमारी देखने से पहले अपनी भोजन की थाली को देखना सीखिए। हर परिवार में स्वास्थ्य रक्षक तैयार हो। जिस प्रकार घर में कोई व्यक्ति बैंक, बिजली, शिक्षा या घरेलू व्यवस्था समझता है, वैसे ही प्रत्येक परिवार में
कम से कम एक व्यक्ति स्वास्थ्य रक्षक बने। स्वास्थ्य रक्षक डॉक्टर बनने का प्रयास नहीं करेगा, वह इन 7 कामों को सीखेगा। पहला, सही भोजन की जानकारी। दूसरा, सामान्य स्वच्छता एवं संक्रमण रोधी आदतें। परिवार के सदस्यों की सामान्य स्वास्थ्य स्थिति पर ध्यान। दवाओं एवं एलर्जी की जानकारी का सुरक्षित रखना। बीपी, वजन आदि जैसे उपयोगी मापों का आवश्यकता अनुसार समझना। सामान्य स्व देखभाल और गंभीर संकेतों में अंतर समझना। आवश्यकता पड़ते ही योग्य चिकित्सक या अस्पताल तक पहुंचना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हर परिवार एक स्वास्थ्य रक्षक परिवार, यही वास्तविक स्वास्थ्य लोकतंत्रीकरण है। शून्य खर्च चिकित्सा का अर्थ समझते हैं। शून्य खर्च शब्द का अर्थ ऐसा नहीं लिया जाना चाहिए कि किसी भी रोग में कभी चिकित्सक, जांच या उपचार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसका सकारात्मक और व्यवहारिक अर्थ है स्वास्थ्य रक्षा के उस विशाल हिस्से को पहचानना जिसके लिए ज्ञान, समय, अनुशासन और घर में उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग प्रमुख है। उदाहरण के तौर पे सुबह चलना, सूर्य प्रकाश का उचित संपर्क, श्वास अभ्यास, ध्यान, समय पर सोना, पर्याप्त पानी, घर का संतुलित भोजन, प्रसंस्कृत खाद्य कम करना, भोजन की मात्रा पर संयम, धूम्रपान, तंबाकू से दूरी, परिवार में सकारात्मक संवाद। इनमें से अनेक आदतों में बहुत या कम कोई अतिरिक्त आर्थिक खर्च नहीं है। इस अर्थ में शून्य खर्च चिकित्सा से भी पहले शून्य खर्च स्वास्थ्य संरक्षण की क्रांति आवश्यक है। मतलब शून्य खर्च चिकित्सा हम करें, उससे पहले शून्य खर्च पे स्वास्थ्य का संरक्षण हो, इसकी क्रांति की आवश्यकता होनी चाहिए। तो आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर स्वास्थ्य रक्षक की इस कक्षा में एक नई मुहिम मिली कि हमें शून्य खर्च पे स्वास्थ्य संरक्षण कैसे करें। शरीर की सबसे बड़ी औषधि उसकी अपनी जैविक व्यवस्था है। एक मिनट, मैं माफी चाहता हूं। शरीर की सबसे बड़ी औषधि उसकी अपनी जैविक व्यवस्था है। मानव शरीर में घाव भरने, संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करने, तापमान नियंत्रित करने और आंतरिक संतुलन बनाए रखने की जैविक प्रणालियां होती है। इसलिए हमारा काम शरीर के साथ युद्ध करना नहीं, शरीर के लिए अनुकूल परिस्थितियों को बनाना है। कैसे बनेगा? सही पोषण से, आराम से, नींद से, उचित गतिविधि से, तनाव प्रबंधन से, समय पर चिकित्सा लेने से। इस संदेश को सरल भाषा में क्या कहा जा सकता है? शरीर हमारा शत्रु नहीं, हमारा सबसे बड़ा सहयोगी है। अवचेतन मन की शक्ति, दावे से अधिक अभ्यास पर जोर। इस बात पे चर्चा हमारी कक्षाओं में अवचेतन मन और सकारात्मक विचार का विषय विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है, लेकिन इसे वैज्ञानिक संतुलन के साथ समझना चाहिए। यह कहना कि अवचेतन मन शरीर की हर कोशिकाओं को सीधे नियंत्रित करता है और केवल संकल्प से हर रोग ठीक हो सकता है, वैज्ञानिक रूप से अतिशयोक्ति होगी। बेहतर संदेश क्या है? हमारी मानसिक अवस्था हमारे व्यवहार, नींद, तनाव, दर्द की अनुभूति, खाने की आदतों, व्यायाम की नियंत्रणता और उपचार पालन को प्रभावित कर सकती है। ध्यान और माइंडफुलनेस पर उपलब्ध शोध में तनाव, चिंता और कुछ अन्य स्वास्थ्य परिणामों में लाभ के संकेत मिले हैं। हालांकि इन्हें बीमारी की हर चिकित्सा का विकल्प नहीं माना जाता। इसलिए स्वास्थ्य रक्षक संकल्प दें, मैं स्वस्थ हो रहा हूं कहने के साथ सही भोजन भी करें, उचित व्यायाम भी करें, पर्याप्त नींद भी लें और जहां उपचार जरूरी हो वहां उपचार भी लें। यही सकारात्मकता और कर्म का मिलन है। सकारात्मक सोच का अर्थ समस्या को नकारना नहीं है। सकारात्मक सोच का अर्थ यह नहीं कि मुझे कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। सकारात्मक सोच का सही अर्थ है जो परिस्थिति सामने है मैं उसे समझूंगा, घबराऊंगा नहीं, उचित निर्णय लूंगा और निरंतर सुधार की दिशा में कार्य करूंगा। यही मानसिक स्वतंत्रता है। डर निर्णय को कमजोर करता है, ज्ञान निर्णय को मजबूत करता है, अनुशासन परिणामों को मजबूत करता है। योग, प्राणायाम, ध्यान और सक्रिय शरीर। स्वस्थ जीवन केवल खाने को नहीं बनता, शरीर चलने के लिए बना है।
WHO वयस्कों के लिए सामान्य सप्ताह में लगभग 150 से 300 मिनट तक मध्यम तीव्रता की एरोबिक एक्टिविटी अथवा उसके समकक्ष गतिविधि की सिफारिश करता है। साथ ही मसल्स स्ट्रेचिंग एक्टिविटी भी उपयोगी है। हम इसे भारतीय पारंपरिक परिवार की भाषा में सरल कर सकते हैं। रोज चलिए, सीढ़ियां चढ़िए, घर के काम कीजिए, बागवानी कीजिए, योग कीजिए, शरीर को निष्क्रिय मत रहने दीजिए। स्वास्थ्य रक्षक का सूत्र क्या होगा? जो शरीर चलता है उसे स्वस्थ रहने का अवसर अधिक मिलता है। स्वदेशी अर्थ केवल भारतीय उत्पाद खरीदना नहीं। स्वदेशी का बड़ा अर्थ है जिस ज्ञान, कौशल और संसाधन को हम घर या समुदाय में सुरक्षित और उचित तरीके से विकसित कर सकते हैं, उसके लिए अनावश्यक निर्भरता कम करना। उदाहरण के रूप में परिवार सीख सकता है पौष्टिक भोजन बनाना, अंकुरित आहार तैयार करना, कुछ पारंपरिक तैयारियां, साधारण त्वचा एवं बाल स्वच्छता, सुरक्षित घरेलू व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद, औषधीय औषधीय पौधों की पहचान, किचन गार्डनिंग, कंपोस्टिंग, स्थानीय और मौसमी खाद का उपयोग। इस प्रकार स्वदेशी में स्वास्थ्य प्लस कौशल प्लस रोजगार प्लस बचत प्लस आत्मसम्मान का माध्यम बन सकता है। यानी स्वास्थ्य, कौशल, रोजगार, बचत, आत्मसम्मान का माध्यम बन सकता है। स्वास्थ्य और सौंदर्य में बाजारवाद से स्वतंत्रता। बाजार की हर वस्तु खराब नहीं होती और घर की हर वस्तु अच्छी नहीं होती। हमारा संघर्ष बाजार से नहीं, अंधी निर्भरता से है। यदि विज्ञापन हमें विश्वास दिलाए कि सुंदर दिखने के लिए दर्जनों कॉस्मेटिक चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए लगातार सप्लीमेंट चाहिए, हर छोटी असुविधा के लिए नया प्रोडक्ट चाहिए, तो स्वास्थ्य रक्षक प्रश्न पूछें, क्या इसकी वास्तव में आवश्यकता है? सच्ची आर्थिक स्वतंत्रता है आवश्यकता और इच्छा में अंतर पहचानना। आवश्यकता और इच्छा में अंतर पहचानना। प्राकृतिक शब्द को सुरक्षा का प्रमाण न माने। यह स्वास्थ्य रक्षक कक्षा का अत्यंत आवश्यक बिंदु है। किसी पदार्थ का प्राकृतिक होना अपने आप यह सिद्ध नहीं करता कि वह हर व्यक्ति के लिए सुरक्षित है, हर मात्रा में सुरक्षित है, गर्भावस्था में सुरक्षित है, बच्चों के लिए सुरक्षित है, अन्य दवाओं के साथ सुरक्षित है, आंख, कान या खुले घावों में लगाने योग्य है। इसलिए प्राकृतिक चिकित्सा का पहला नियम होना चाहिए प्रकृति का सम्मान, मात्रा का ज्ञान, व्यक्ति का ध्यान और सुरक्षा की समझ। यही जिम्मेदार स्वदेशी चिकित्सा है। घरेलू स्व देखभाल और चिकित्सा दोनों के बीच लक्ष्मण रेखा। स्वास्थ्य रक्षक को सबसे महत्वपूर्ण कौशल यह सीखना चाहिए कि कब घर पर देखभाल पर्याप्त है और कब चिकित्सा सहायता जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति में सांस लेने में गंभीर कठिनाई, सीने में तेज दर्द, बेहोशी, अचानक शरीर के एक हिस्से में कमजोरी, बोलने में अचानक अत्यंत कठिनाइयां, अनियंत्रित रक्तस्राव, गंभीर एलर्जी, अत्यधिक निर्जलीकरण, गंभीर चोट, लगातार तेजी से बिगड़ती स्थिति जैसे लक्षण हो तो घरेलू प्रयोगों में अत्यधिक समय नहीं गंवाना चाहिए। इसे हमारे अभियान की विश्वसनीय घोषणा समझें। घर का ज्ञान जीवन का प्रथम सहयोगी है। घर का ज्ञान जीवन का प्रथम सहयोगी है, आवश्यकता पड़ने पर योग्य चिकित्सक का अगला सहयोगी है। यह विरोधी नहीं, समन्वय है। बीमारी से स्वतंत्रता का सबसे सस्ता मार्ग। बीमारी से स्वतंत्रता का सबसे सस्ता मार्ग हमें समाज से पूछना चाहिए, क्या हम बीमारी पर खर्च कम करना चाहते हैं या केवल सस्ती दवा चाहते हैं? दोनों में बड़ा अंतर है। सस्ती चिकित्सा अच्छी बात है, परंतु उससे अच्छी बात है जहां संभव हो बीमारी का जोखिम ही कम करना। इसलिए स्वास्थ्य रक्षक परिवार 5 पूंजी बनाए। पहला, पोषण पूंजी, स्वस्थ भोजन। शारीरिक पूंजी, चलना, श्रम, योग। मानसिक पूंजी, सकारात्मक सोच, ध्यान और सीखना। और सामाजिक पूंजी, परिवार, सहयोग और संवाद। ज्ञान की पूंजी, स्वास्थ्य एवं स्व देखभाल की समझ। जिस परिवार के पास ये 5 पूंजियां हैं वही वास्तव में समृद्ध परिवार है। अनुभव महत्वपूर्ण है,
लेकिन अनुभवों से शोध की यात्रा करें। हमारे स्वस्थ सभी परिवार से जुड़े भाई बहनों के अनुभव अनमोल हैं, लेकिन हमें अनुभवों को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए इन्हें व्यवस्थित ढंग से दर्ज करना चाहिए। हर अनुभव में लिखा जाए व्यक्ति की आयु, मुख्य समस्या समस्या कितने समय से थी, पहले से चल रहा उपचार, क्या परिवर्तन किया गया, कितनी मात्रा, कितने दिन, और साथ में कौन से अन्य परिवर्तन हुए, परिणाम कब दिखा, कोई साइड इफेक्ट हुआ या नहीं हुआ, जांच रिपोर्ट उपलब्ध है या नहीं। फिर अनुभव को इस भाषा में रखना अधिक वैज्ञानिक होगा। फलना भाई बहन ने यह अनुभव बताया, ना कि यह चीज हर व्यक्ति की बीमारी की निश्चित रूप से ठीक कर देती है। यही क्रम है: अनुभव, दस्तावेज, तुलना, अध्ययन और प्रमाण। यही भविष्य में हमारे प्रयासों को अधिक स्वीकार्यता देगा। यानी अगर इस प्रकार हम अनुभवों को एकत्रित करेंगे तो इन प्रयासों को आने वाली पीढ़ियां जल्दी और ज्यादा स्वीकार करेगी। शिलालेख संग्रहालय केवल संग्रहालय नहीं, जन स्वास्थ्य विश्वविद्यालय, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, शून्य खर्च चिकित्सा शिलालेख संग्रहालय की परिकल्पना को केवल पुराने नुस्खों का संग्रह न बनाकर एक जीवंत जन स्वास्थ्य केंद्र, ज्ञान केंद्र बनाया जा सकता है। प्रत्येक शिलालेख में 5 बातें हो। पहली, परंपरागत ज्ञान क्या कहता है, उसका सामान्य उपयोग क्या रहा, वर्तमान वैज्ञानिक जानकारी क्या कहती है, उपयोग की सीमा और सावधानी क्या है, कब चिकित्सीय सलाह जरूरी है। इस प्रकार संग्रहालय में परंपरा भी बचेगी, विज्ञान भी जुड़ेगा और समाज भी सुरक्षित रहेगा। WHO 2025 से 2034 तक ट्रेडिशनल मेडिसिन स्ट्रेटजी भी परंपरागत चिकित्सा के साथ एविडेंस, सेफ्टी, रिसर्च और कल्चरली रेस्पेक्टफुल इंग्रेडिएंट्स को महत्व देती है। 18वां, ग्रामे ग्राम नगरे नगरे स्वास्थ्य ज्ञान आंदोलन। हमारा सपना केवल अपना घर स्वस्थ करना नहीं होना चाहिए। एक परिवार स्वस्थ हुआ तो वह दूसरे परिवार को सिखाए, एक मोहल्ला सीखे, फिर एक मोहल्ले को सिखाए, एक गांव में स्वास्थ्य रक्षक तैयार हो, फिर दूसरे गांव पहुंचे। विद्यालय, महाविद्यालय, ऐतिहासिक स्थलों, धार्मिक एवं पर्यटक स्थलों पर सरल भाषा में स्वास्थ्य ज्ञान उपलब्ध हो तो अभियान का क्रम बनेगा: एक व्यक्ति, एक परिवार, एक मोहल्ला, एक गांव, एक शहर, एक राष्ट्र, एक संपूर्ण मानव परिवार। स्वास्थ्य रक्षक की 10 प्रतिज्ञाएं। हम सभी स्वास्थ्य रक्षक की 10 प्रतिज्ञाएं। आज 15 अगस्त को प्रत्येक स्वास्थ्य रक्षक यह संकल्प ले। पहला संकल्प: मैं बीमारी से डरने के बजाय स्वास्थ्य का ज्ञान प्राप्त करूंगा। दूसरा, मैं अपनी रसोई को पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा का केंद्र बनाऊंगा। तीसरा, मैं परिवार को अधिक प्राकृतिक, विविध और संतुलित भोजन की ओर ले जाऊंगा। चौथा, मैं शरीर को रोज सक्रिय रखूंगा। पांचवा, मैं सकारात्मक विचारों के साथ सकारात्मक कर्म भी करूंगा। छठा, मैं स्वदेशी एवं स्थानीय संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सीखूंगा। सातवां, मैं प्राकृतिक उपचार को अंधविश्वास नहीं, ज्ञान और सुरक्षा के साथ अपनाऊंगा। आठवां, मैं दूसरों के अनुभवों का सम्मान दूंगा पर उसे बिना प्रमाण सार्वभौमिक दावा नहीं बनाऊंगा। नौवां, गंभीर बीमारियों में समय पर योग चिकित्सीय सहायता लेने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। 10वां, मैं उपयोगी स्वास्थ्य ज्ञान मैं सीखूंगा, उसे कम से कम एक अन्य परिवार तक अवश्य पहुंचाऊंगा। हमारी सच्ची स्वतंत्रता की परिभाषा: दवा कभी ना लेना नहीं। सच्ची स्वतंत्रता है, सच्ची स्वास्थ्य स्वतंत्रता का अर्थ दवा कभी ना लेना नहीं। सच्ची स्वतंत्रता है दवा की आवश्यकता कब और कब नहीं, यह समझने योग्य बनना। सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ है अस्पताल से दूरी नहीं, अनावश्यक अस्पताल निर्भरता से दूरी। यानी हर छोटी सी छोटी समस्याओं के लिए अस्पताल पर निर्भर नहीं रहना। सच्ची स्वतंत्रता है प्रकृति का उपयोग, विज्ञान का सम्मान और शरीर की समझ। सच्ची स्वतंत्रता है कमाई का बड़ा हिस्सा
उन जीवन शैली जनित समस्याओं पर न गंवाना जिन्हें बेहतर आदतों से कम और नष्ट किया जा सकता है। और सच्ची समृद्धि केवल बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि स्वस्थ शरीर, शांत मन, संस्कारी परिवार, उपयोगी ज्ञान, आत्मनिर्भरता और समाज के लिए उपयोगी जीवन है। अब आप सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या आप प्रश्नों के जवाब देने के लिए तैयार हैं? जो तैयार हैं वही हैंड रेस कर लें। चलिए, प्रश्नों के जवाब देने के लिए, प्रश्न सुनने के लिए, इसमें हिस्सा लेने के लिए जो भाई बहन हैंड रेस करें उनके नाम को उजागर करता हूँ। अविंदर कौर माता जी, संदीप भाई बोकारो से, पिंकी बहन आगरा से, सुमन पाल बहन मेरठ से, रितु दास दीदी अमृतसर से, चौपाल की चालाक चिंकी बेंगलोर से, पूनम दागी बहन विदिशा से, रूना सिंह दीदी बोकारो से, सत्यवीर भाई और अनिरुद्ध यादव, मोना शर्मा, संजू बहन बीकानेर से, नीलू बहन झारखंड से, आशा शर्मा दीदी, अपेक्षा गुप्ता, महक खान, मुकेश कुमार मंडल, किरण जैन, मनोज कुमार, रवि कुमार, राजीव, नमिता चौधरी। तो 109 परिवारों में 23 परिवार एग्जाम देने को तैयार हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने कम से कम नीडर होके हाथ तो उठाया। किरण जौनपुर दीदी, खुशबू पांडे बहन ग्वालियर, सुषमा शर्मा दीदी थोड़ी सी आग लगाई तो 2-3 हैंड रेस और हो गए। चलिए, वाकई सवाल, चलिए इतने हिम्मत वाले तो हैं कम से कम। चलिए, आप सभी के लिए सवाल है, जवाब आप अपने आप मन में दीजिएगा और चैट बॉक्स में लिख सकते हैं तो लिख दीजिएगा, सभी के लिए। लेकिन नहीं, चैट बॉक्स में भी मत लिखिए। आप सभी एक कागज पे, ये यूट्यूब पे वीडियो डली होगी, बाद में लिख लीजिएगा। शाम को चौपाल पे उसकी फोटो देंगे। अभी अगर किसी ने लिखा तो सबको वो नकल मारने का वो हो जाएगा, या किसी को बोलने का मौका दे दिया गया माइक खोलने का तो नकल मारने का हो जाएगा। तो नकल नहीं मारने दूंगा। तो उसकी व्यवस्था ऐसी हो सकती है कि सवाल आप सभी सुने, जिन लोगों ने भी हैंड रेस किया, हेमंत सिंह है, सुनीता शर्मा दीदी हैं, और ये जो भाई बहन है, तो आप सभी बड़े ध्यान से सवाल सुने और उन सवालों का जवाब आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए और ग्रुप में डाल दीजिए। ग्रुप में, कर्णधार के जो ग्रुप हैं उस ग्रुप में डाल दें, या जिस भी ग्रुप में है, कई सारे ग्रुप तो एडमिन मोड पे है, उसमें डाल नहीं सकते, तो आप व्यक्तिगत रूप से मुझे भेज दीजिएगा। लेकिन आज तो ऐसे ही मेरे व्हाट्सएप पे तो ऐसे बुरे हालात हो रखे हैं, इतने मैसेज, तो कोई बात नहीं, ग्रुप में डाल दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। या कल शाम की चौपाल जुड़ते ही यहाँ भी डाल दीजिएगा साथ के साथ। ये आप सभी के लिए है। तो पहला सवाल, आपके घर ऐसी कौन सी 3 आदतें हैं जिनमें बिना पैसा खर्च किए स्वास्थ्य सुधार किया जा सकता है? पहला सवाल, आपके घर में ऐसी कौन सी 3 आदतें हैं जिनमें बिना पैसा खर्च किए स्वास्थ्य सुधार किया जा सकता है? फिर ध्यान से सुने, 3 बार, हर सवाल को मैं 3 बार बोलूंगा। आपके घर की ऐसी कौन सी 3 आदतें हैं जिनमें बिना पैसा खर्च किए स्वास्थ्य सुधार किया जा सकता है? दूसरा सवाल, आपकी रसोई में ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिनके पोषण और पारंपरिक उपयोग की जानकारी अगली पीढ़ी को होनी चाहिए? दूसरा प्रश्न, आपकी रसोई में ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिनके पोषण और पारंपरिक उपयोग की जानकारी आपकी अगली पीढ़ी को होनी चाहिए? उसी सवाल को अगली तीसरी बार, आपकी रसोई में ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिनके पोषण और पारंपरिक उपयोग की जानकारी अगली पीढ़ी को होनी चाहिए? तीसरा प्रश्न, पिछले 1 महीने में परिवार ने कौन सी ऐसी चीज खरीदी जो स्वास्थ्य या सौंदर्य के लिए
वास्तव में आवश्यक नहीं थी। तीसरा सवाल, पिछले 1 महीने में परिवार ने कौन सी ऐसी चीज खरीदी जो स्वास्थ्य या सौंदर्य के लिए वास्तव में आवश्यक नहीं थी। तीसरे सवाल को तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, पिछले 1 महीने में आपके परिवार ने कौन सी ऐसी चीज खरीदी जो स्वास्थ्य या सौंदर्य के लिए वास्तव में आवश्यक नहीं थी। चौथा प्रश्न, आपके परिवार का स्वास्थ्य रक्षक कौन है? आपके परिवार का स्वास्थ्य रक्षक कौन है? आपके परिवार का स्वास्थ्य रक्षक कौन है? पांचवा प्रश्न, यदि आज आपको अपने परिवार की केवल एक स्वास्थ्य आदत बदलनी हो तो वह क्या होगी? यदि आज आपको अपने परिवार की केवल एक स्वास्थ्य आदत बदलनी हो तो वह क्या होगी? आज 15 अगस्त के दिन आज की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में स्वास्थ्य की पराधीनता से स्वास्थ्य की स्वतंत्रता के ऊपर की गई चर्चाओं की मुख्य बिंदुओं की संक्षिप्त चर्चाओं पे जो प्रश्न उठकर आए हैं उनमें ये पांचवा प्रश्न है, यदि आज आपको अपने परिवार की केवल एक स्वास्थ्य आदत बदलनी हो तो वह क्या होगी? छठा प्रश्न, हम किसी घरेलू अनुभव को वैज्ञानिक ढंग से कैसे दर्ज कर सकते हैं? छठा प्रश्न, हम किसी घरेलू अनुभव को वैज्ञानिक ढंग से कैसे दर्ज कर सकते हैं? छठा प्रश्न, हम किसी घरेलू अनुभव को वैज्ञानिक ढंग से कैसे दर्ज कर सकते हैं? सातवां प्रश्न, आज हम कौन सा स्वास्थ्य ज्ञान कम से कम एक अन्य परिवार तक पहुंचाएंगे? सातवां प्रश्न, आज से हम कौन सा स्वास्थ्य ज्ञान कम से कम एक अन्य परिवार तक पहुंचाएंगे? आप सभी के जवाब अलग अलग हो सकते हैं। आज से हम कौन सा स्वास्थ्य ज्ञान कम से कम एक अन्य परिवार तक पहुंचाएंगे? और अब समापन की ओर इन संदेशों के संग मेरे प्रिय आदरणीय उम्र में बड़े उन सभी को नमन करते हुए, चरण बंदन करते हुए, छोटों को शुभ आशीष शुभ प्यार के संग अंग्रेज चले गए और देश स्वतंत्र हुआ। अब अगली स्वतंत्रता की लड़ाई किसी विदेशी शासन से नहीं, यह लड़ाई है अज्ञान से ज्ञान की, निष्क्रियता से कर्म की, भय से आत्मविश्वास की, अनावश्यक निर्भरता से स्वावलंबन की और बीमारी केंद्रित सोच से स्वास्थ्य केंद्रित जीवन की। हमारा रसोई घर हमारा पहला पोषण केंद्र है। हमारा परिवार पहला स्वास्थ्य विद्यालय बने। हमारा परिवार का प्रत्येक सदस्य अपने शरीर को समझे। हर परिवार में स्वास्थ्य रक्षक बने। हर गांव और शहर में उपयोगी ज्ञान पहुंचे। पारंपरिक ज्ञान सुरक्षित हो। अनुभवों का दस्तावेज बने। विज्ञान और परंपरा परस्पर सहयोगी बने और हमारा प्रत्येक प्रयास एक ही लक्ष्य की दिशा में बढ़े। स्वस्थ परिवार, समृद्ध राष्ट्र, स्वस्थ समृद्ध विश्व। आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सभी संकल्प लेते हैं, मैं अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी समझूंगा। मैं अपनी रसोई को स्वास्थ्य और पोषण का प्रथम केंद्र बनाऊंगा। मैं प्रकृति से जुड़ूंगा पर सुरक्षा और विवेक नहीं छोड़ूंगा। मैं सकारात्मक सोचूंगा और सकारात्मक कर्म करूंगा। मैं स्वयं स्वस्थ रहूंगा, परिवार को स्वस्थ बनाऊंगा और स्वास्थ्य ज्ञान समाज तक पहुंचाऊंगा। स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। हर परिवार स्वास्थ्य रक्षक परिवार। स्वदेशी से स्वावलंबन, ज्ञान से स्वास्थ्य स्वतंत्रता। जय हिंद, वंदे मातरम। और आखिरी लाइन, हम आधुनिक चिकित्सा के विरोध में नहीं, अनावश्यक निर्भरता के विरोध में हैं। हम पारंपरिक ज्ञान के पक्ष में हैं, लेकिन सुरक्षा और प्रमाण के साथ। वंदे मातरम। तो आप सभी अपने अपने माइक को अनम्यूट कर लें। जिन भाइयों ने सवाल के जवाब देने के लिए हैंड रेस किए हैं उनके नाम दोबारा बोल देता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इन 7 सवालों के जवाब
लिखकर 17 18 22 मैसेज थे, 22 24 25 जने थे। तो वो सभी के मुझे 15 अगस्त के दिन ये संदेश आ जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी अपने प्रश्नों को जवाब लिखेंगे। तो इनमें तो नाम दोबारा ले लेता हूँ। अमरिंदर कौर, प्रेमलता दीदी, नीलू बहन झारखंड, सुनीता शर्मा, हेमलता दीदी, मधुबाला दीदी, खुशबू पांडे, किरण जौनपुर, राजीव, मनोज कुमार, किरण जैन, मुकेश कुमार, महक खान, अपेक्षा गुप्ता, रूना सिंह दीदी, पूनम दागी, चिंकी पटना, हेमंत बिया, सुमन पाल, पिंकी आगरा और संदीप भाई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके हमारे प्रश्न, आज के प्रश्नों के जवाब की प्रतियां, फोटो उसकी उम्मीद करता हूं कि जल्दी पहुंच जाएगा। तो इसी के संग आप सभी के माइक को भी अनम्यूट करता हूं। और आज समय ज्यादा होने की वजह से या तो भैया जी ज्यादा लग गया। भैया मुझे एक सवाल पूछना था। सवाल हेलो बाद में पूछेंगे। सवाल के लिए भैया, क्या सवाल? मेरे कस्टमर बहुत परेशान हो रही है, तो हेलो। जब ज्यादा परेशान हो जाएगा तो फिर मानेगा। इस महत्व को समझने दो। ठीक है, सभी को चलिए। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम वंदे मातरम सबको। वंदे मातरम सभी सभी को। को वंदे मातरम सभी को वंदे मातरम सभी को। मेरा वंदे मातरम। भैया मुझे वायरल फीवर हो गया है। वंदे मातरम। देखिए, ऐसा है, 100 बात की एक बात, मरने कोई नहीं जा रहा, सब जिंदा रहोगे। कोरे कागज पे कहीं लिख लो, अगले 24 घंटे तक तो पक्का जिंदा रहोगे। ठीक है, तो चौपाल रात को 8 बजे लगेगी। इसे जरा स्वास्थ्य रक्षक की तरह देखें इस मीटिंग में। तो आज की स्वास्थ्य रक्षक कक्षा के ऊपर और 5 मिनट का समय ले लेते हैं। एक पॉइंट जो है अपना आध्या जी वाला वो भी क्लियर कर लें ताकि लगातार कंटिन्यूटी में बना रहे। तो आप सभी का 5 मिनट और लेना चाहूंगा हमसे, या कल करें जैसा आप लोग कह रहे हैं। आज तो 15 अगस्त है, छुट्टी का दिन है। पतंग किसको किसको उड़ाना है? कौन कौन पतंग उड़ाने जा रहा है? ठीक है, पतंग उड़ाएं लेकिन छत पे ना उड़ाएं। हमारी तरह बचपन में खेतों में जाके उड़ाएं तो ज्यादा अच्छा। छत पे उड़ाने वालों की खबरें अच्छी नहीं आती। ठीक है, कभी कभी गलत खबर भी सुनने को मिल जाता है। तो सावधानी भी बहुत जरूरी है। तो आपके घर से अगर कोई बच्चे छत पे उड़ाने जा रहे हो पतंग, तो एक सावधानी के रूप में कि पतंग उड़ाएं तो जमीन से उड़ाएं, छत से ना उड़ाएं। थोड़ा सा धागा लंबा कर दीजिएगा, वो छत वाले से थोड़ा ज्यादा ऊंचा उड़ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, मोह माया समेटते हैं समापन के लिए। रूना सिंह दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम दीदी। हरियाली तीज का सबको हैप्पी हरियाली तीज। जी, और सबके लिए भैया। हाँ जी, हाँ जी। 1 मिनट दीदी, समापन मंत्र करने से पहले आप सभी को एक विशेष बात आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट वीडियो का वो हटाता हूँ। ये वंदे मातरम भैया, आइए जरा पास आइए, थोड़ा सा पास कीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज। मनोज, कहाँ से आए हैं? हम नेपाल से आए हैं। नेपाल से आए हैं। हाँ। और किस उद्देश्य से आए हैं? मैं ऐसा है, हम ये आपका ये प्रभावित हुए हैं आपका अभियान से। मैं आँख नहीं देखता हूँ, बिल्कुल मैं नेत्रहीन हूँ। फिर भी मुझे ये जुनून हुआ कि अभी ऐसा भाग दौड़ में ऐसा हो गया कि हम लोग सब परंपरा को भूलकर हमें अपने रसोई में जो उपलब्ध है उस साधन को भूलकर हम हमेशा थोड़ा सा बुखार आए तो आए भी हम मेडिकल भाग दौड़ते हैं। इसे रोकना पड़ेगा, इसे अभियान चलाना पड़ेगा। इसी अभियान से जुड़ने के लिए और कुछ सलाह परामर्श लेने के लिए हम आए हैं। और कुछ दवा भी थोड़ा बनाने का तरीका क्या देंगे आप, वही लेने भी आए हैं। 15 अगस्त 2026 मेरे जीवन की सबसे यादगार पल।
नेपाल से चलकर आए हैं और नेत्रहीन हैं, नेत्रहीन हैं, और नेत्रहीन होते हुए भी स्वदेशी स्वास्थ्य ज्ञान के प्रति अपने परिवार और समाज को स्वस्थ बनाने की एक ऐसी मतलब कहते हैं ना जिज्ञासा, अंदर की आग, कि ये बिना बिना बात किए, मुझे भी नहीं मालूम, ये एकाएक यहाँ पे कोई मतलब बताते हुए, और इतनी सारी आपने नेपाल से, फिर बस में भी बैठे होंगे, फिर यहाँ मेट्रो में आए होंगे, कहाँ कहाँ आपको बहुत जगह दिक्कत नहीं आई। और ये तो सारी गलियां खुदी पड़ी है, सारा रोड खराब है। यहाँ तो आंख वाले आते हैं तो 10 बातें सुना के जाते हैं कि आप कैसी जगह बैठे हो। हाँ, थोड़ा दिक्कत तो मुझे आई क्या आपका जो एड्रेस तो हमको पता था, यहाँ से यहाँ जाना है, वो तो ऑटो में बैठ के वो तो किसी ने हेल्प करते हैं। लेकिन यहाँ आने से क्या हुआ, बीकानेर जो स्वीट है, जो नया पुराना वाला बंद हुआ, वहीं से मुड़ना था, लेकिन हम नए तरफ गए तो उससे अंदर का गली से फिर पूछ के इधर आना पड़ा। वो थोड़ा इधर अंदर आने में थोड़ा दिक्कत हुआ ना। बस साधन के लिए तो साधन में तो है। सबसे पहले तो आप सभी अपने अपने माइक को अनम्यूट करें और दिल से भैया को बधाई दें। मेरे को तो बहुत बहुत बधाइयां, धन्यवाद देने का मन कर रहा है, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। अभी आपको बताऊं कि इस कक्षा के स्वागत है। गोविंद भैया, टीरेक्स पे जाके उसको ना वो फोम स्वेटर देखूंगा वो बना। जी, तो वंदे मातरम भैया। एक धन्यवाद मिनट दीदी। भैया, आज आज से आप ये नहीं बोलेंगे कि नेत्रहीन है। हम लोग आंख वाले होते हुए भी वो नहीं मुझे दिखा, हम लोगों को आप में दिखा जो इनको दिखा है, इसलिए नेत्रहीन ये तो हो ही नहीं सकते हैं। ये एक शरीर का अंग है, हो सकता है उसमें उतार चढ़ाव हो, लेकिन इनकी जो आंखें हैं वो हम किसी में नहीं था जो आप तक वो पहुंचे हैं। इनके लिए तो रियल में आज वंदे मातरम का दिन भी है और 15 अगस्त भी है, और मैं सैल्यूट करती हूँ इनको, तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने मुझे वो आंखें दी है, वो चौपाल को आंखें दी है जो हम लोग के पास नहीं है। भैया आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, और हम सब आपके साथ हैं। आपका वो एक अंग है, लेकिन आपके पास जो आंखें हैं वो हम लोग के पास नहीं है। और आपको एक आंख नहीं, आप चौपाल में जितनी आंखें हैं सब डबल है। आप उनसे जोड़ लीजिएगा कि आपके पास कितनी आंखें हैं। वंदे मातरम भैया, मैं आपको तहे दिल से सैल्यूट करती हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सबको आशीर्वाद से हम भी नेपाल में ये अभियान छेड़ेंगे, और चौपाल में जुड़ के हम भी इनसे जुड़कर अब कुछ करना ही पड़ेगा। ये हम भी करेंगे, इसलिए आप सबका सपोर्ट रहेगा। आपको जो हमें जिज्ञासा लगता है, जो हमें कंफ्यूजन है, जो हमें अभी तो मैं नया हूँ, इसलिए आप सबको जो सिखाने पड़ेगी, हम आपको चेले बन के साथ में जोड़ेंगे। अब फिर हम जब घर लौटेंगे तब हम फिर चौपाल में जोड़ेंगे, उसमें बात करेंगे। और हमारे परिवार जन की मेरे श्रीमती जी और मेरे दो बेटी हैं भी है, उन लोगों को भी इस प्रक्रिया में शामिल कराने के लिए काम करेंगे, तब ये आगे बढ़ता जाएगा। थैंक यू सब लोग को एकदम एकदम धन्यवाद। जी भैया, धन्यवाद भैया आपका बहुत बहुत जुड़ने के लिए भैया। और भैया जो सच में ना दीदी जो बोल रही है ना, सच में हम सब आंखें बनकर आपकी साथ है भैया, और आप इस काम में आगे बढ़ो। और सच में आप, मेरे दिमाग में तो ये आ गया कि मैनिफेस्ट से ये सही हो जाएंगे। पता नहीं क्यों मेरा दिमाग ऐसा चल गया उस समय, तो ये बिल्कुल सही है और हो गए हैं। ऐसा ऐसा हम लोग दुआ करते हैं हर चीज में। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम भाई, वंदे मातरम सभी को। भैया इनको 2100 रुपए के प्रोडक्ट दे दीजिए, मैं ये चाहती हूँ। इनके घर के, इनके लिए जो भी जरूरत के प्रोडक्ट है, आई ड्रॉप है, जो भी ले जाना चाहे, पेमेंट मैं करूंगी इसका। बात दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जब मैं यहाँ पे जब ये आए तो मुझे जो अंदर से एहसास हुआ कि एक, देखिए चाह कितनी बड़ी चाह है, और दूसरा आज की सोशल मीडिया के इस जमाने में स्वदेशी की जागरूकता की पहल में न जाने कितनी सारी यूट्यूब की वीडियो हैं, कितने सारे
लोग कार्य कर रहे हैं। लेकिन इनकी मतलब बहुत सारे मन में अंदर से चल रहा था, तो कहीं ना कहीं परमात्मा की, राजीव भाई की कृपा, आप सभी का आशीर्वाद, मतलब आज मेरे हौसले अत्यंत बुलंद हो गए, अत्यंत। मतलब आज आज तो आनंद भैया, वो कहते हैं ना कि एक आनंद भैया फिर आज ये वही बात है। आनंद भैया का एक है जी भैया, आप ही उसको संभाले, मैं शब्दों में बता नहीं सकता। बड़े सरल शब्दों में आनंद भैया कहते हैं कि मैं सोचता था कि मैं ही तो उनसे भी। भैया, भैया इस आत्मा को चरण स्पर्श कह नहीं सकता कि ये मतलब इतना बड़ा भ्रम टूटा है ना कि मैं क्या बताऊं। मैं तो क्या कहूं, कह नहीं सकता भैया। मैं कुछ सोचा नहीं था कोई अंतर अंतरात्मा की हम लोग को मिला है भैया। भैया इनको तहे दिल से आनंद भैया नहीं भैया, हम लोग को हिम्मत मिला है। हम लोग परमात्मा ने बहुत बड़ा चीज दिया है। सम्मान कीजिए इनका, तहे दिल से सम्मान कीजिए भैया। सही सही बात है, रोना नहीं है, हमें रोना नहीं है, लेकिन इनका इनका हौसला बढ़ाना है हमें, और ये करेंगे। और भैया के से मिले हैं ना, तो ये ईश्वर की ही इसमें कृपा है, बिल्कुल कृपा है इसमें ईश्वर की। वरना दुनिया में तो बहुत सारे हैं, यूट्यूब वगैरह जो सब कुछ है, आप झूठ लोग लेकिन को का ये झूठ जैसा कि मिला है, जिसको हम लोग का खुले रोना आंखों नहीं से है, नहीं आप लोग देखते। को हमें सिखाना है, हम अभियान में जुड़ेंगे कैसे। हाँ भैया। ये नेपाल भारत तो ये भाई 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 है लगता है ना, इसलिए हम इतना इतना कोशिश किए, हम यूट्यूब में इतना देखें निस्वार्थ मन से। जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, गोविंद, हमारा गोविंद भैया जी, इनका इतना वीडियो हम रिव्यू किए, तब हमको पता चला कि और जितने भी लोग हैं अपना दुकान चलाने के लिए यूट्यूब में डालते रहते हैं, लेकिन हम इतने इतना रिव्यू किए तब हम आए हैं इनके पास। वैसे हम भी नहीं आए हैं। तब ईमानदार और असली काम करने वाला अभी तक हमको स्पेशल मिला नहीं था। सब लोग अपना अपना दुकान का अंत में जाके दुकान का काम करते हैं। ये हमारे गोविंद भैया जी जो बोलते हैं, हम कुछ नहीं देंगे, सिखाएंगे। ये इतना बड़ा बात, इसमें इतना रहस्य है कि स्वनिर्भरता से स्वाधीनता में जाओ, वो कह रहे हैं, लेकिन हम लोग फिर आलसी भी हैं, हम लोग फिर सब जुटा भी नहीं पाते, इसलिए थोड़ा दिक्कत तो होता ही है। लेकिन काम करना पड़ेगा। आप लोग हमें भी साथ में ले चलें, हम भी जो हो पाएगा वो हमारा नेपाल तरफ भी क्या क्या हो सकता है वो सब हम भी शेयर करेंगे आप लोग से। और आज से हम भी यहाँ से जुड़ने की वादा किए हैं, हम वो कर चुके हैं। आज से हमारा यहाँ आप लोग के परिवार के फैमिली मेंबर हम भी माने, मुझे भी माने, और हम भी आगे काम कर रहे हैं जी। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप फैमिली मेंबर नहीं, हमारे देवतुल्य के समान हैं। और आपके आने से हम लोग को जो मनोबल और शक्ति मिली ना, वो शायद विजुअलाइजेशन आपका, आपको देख के तो लगा कि विजुअलाइजेशन, असली विजुअलाइजेशन तो ये है। और आपकी भाषा जो निकल रही है ना, वो जितेंद्रिया से तो थोड़ी मिलती जुलती लग रही है, जो लास्ट में आपने अभी रुना देवी के जवाब में आपने बोला था। पहले आपकी इच्छा शक्ति या दृढ़ संकल्प देखिए कि एक जो जिनके आंख ना दिखाई दे रहा हो, किस तरीके से आए होंगे नेपाल से। अभी हम सोच रहे हैं नेपाल जाने को, तो मन में आता है यार वहां का तो गवर्नमेंट ऐसा किया है, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो आप बारंबार आपके उस प्राण पिता जो मतलब परमेश्वर जिसको कहा जाता है, उसको चरण स्पर्श ऐसे ही लोग आते रहे। हम लोग के आंखें होकर भी अंधे हैं, आए आपके आंखें प्रभु ने नहीं दिया है तो, लेकिन ज्ञान इतना दिया है कि उससे अपने आंखें खुल गई। अब भ्रम तो मेरा ऐसे ही टूटते जा रहा है, मैं तो ऐसे खाली होते जा रहा हूँ जिसमें मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं लग रहा। एक दिन इसी में रम जाना है। बाकी सब सभी लोग का तहे दिल से धन्यवाद। राधे राधे। भैया ये गोविंद भैया को भी श्रेय जाता है बराबर, इनका भी सैल्यूट है सच में। जो इतना मतलब करते हुए तभी तो मतलब हम लोग जुड़ जुड़ पा रहे हैं, यहाँ अंदर दिल से जुड़ पा रहे हैं भैया एक दूसरे से। वरना तो कौन आजकल, सब आप जानते ही हो कैसा माहौल है या क्या है। सच में ये जो भैया दीदी, है ना, भैया दीदी आपको भी कष्ट, बहुत सलाम है भैया। कष्ट उसी बात का है। गोविंद भैया का श्रेय तो जाता है, लेकिन हम लोग अभी बहुत पीछे हैं ना। पीछे मामला ये है, कष्ट उसी बात का है। जो कष्ट हो रहा है ना, बस इसी बात का। कर तो रहा है सब ठीक है, लेकिन ये जागरूकता जो है क्यों नहीं, मतलब जो भी रीजन हो, आएगा समय, उसका भी आएगा दौर, वो भी आएगा। नहीं, हम लोग को ज्यादा काम करना भी नहीं पड़ेगा। गोविंद भाई का जो बताते हैं उनका 10% काम करेंगे ना, तो हमारा जी जी आसपास का बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, ये हमारा उम्मीद है। जी भैया, जी भैया, जी भैया।
जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा का दिया गया जो अनमोल उपहार है इस 15 अगस्त पे, तभी मैंने आज का टॉपिक लिखा था। और ये टॉपिक पहले लिखा था, आए बाद में है। तो अब चेतन मन से जो निकला कि आज हम किस चीज पे बात करें, तो स्वास्थ्य की पराधीनता से स्वास्थ्य की स्वाधीनता की ओर। और उसके बाद भैया का आना और इनके बारे में थोड़ी सी क्योंकि ठीक 11 बजे के 1-2 मिनट पहले ही पहुंचे, और मैंने थोड़ी सी जानकारी लेके फिर चौपाल की शुरुआत करी, स्वास्थ्य रक्षक की कक्षा की। लेकिन अंदर ही अंदर पीछे जो अवचेतन मन में एक संदेश जा रहा था कि एक संकल्प राजीव भाई के व्याख्यानों को सुनकर कि जो मिला है, जो ज्ञान है, औरों तक पहुंचाना है और हर किसी को परिवार समझना है, परिवार भाव की तरह। स्वदेशी चिकित्सा मतलब किसी का उपचार करना हमारा उद्देश्य नहीं, जागरूक करना उद्देश्य है, ज्ञान को आदान प्रदान करना उद्देश्य है, अनुभवों को एक दूसरे तक पहुंचाना उद्देश्य है, इलाज करना उद्देश्य नहीं है। क्योंकि अगर हम इलाज करने बैठे, मैं हमेशा कई बार बात करता हूँ, पहले भी बोला है और अभी भी फिर बोल रहा हूँ, अगर आपके पास परमात्मा की अनमोल शक्ति आ जाए कि आप सिर्फ आंख खोलें, बंद करें और खोलें और सामने वाला पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए, तब भी 800 करोड़ की आबादी को आप स्वस्थ नहीं कर सकते। क्योंकि जितना आबादी भी बढ़ती रहती है, यानी एक एक सेकंड में आपने किसी एक को स्वस्थ किया तो 1 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड यानी 3600, 24 घंटे 3600 इंटू 24, आप उससे उसके ज्यादा नहीं कर सकते। और हर दिन नए जीव पैदा होंगे और नई नई तकलीफें होंगी, तो आप कहाँ तक पहुंचेंगे। इसलिए ज्ञान का आदान प्रदान, अनुभवों का आदान प्रदान, भाव का आदान प्रदान, सकारात्मक सोच का आदान प्रदान, इसका होना चाहिए। चिकित्सा करने के लिए आज वैद्यों की कमी नहीं है, हॉस्पिटलों की कमी नहीं है, डॉक्टरों की कमी नहीं है, स्वस्थ रहने के लिए दवाओं की कमी नहीं है, परहेज की कमी नहीं है, किसी चीज की नहीं। कमी है तो सिर्फ और सिर्फ आत्मविश्वास को कम किया जा रहा है जागरूकता के नाम पे। जागरूकता के नाम पे आत्मविश्वास को कम किया जा रहा है, ज्ञान को परोस कर डर को फैलाया जा रहा है। ज्ञान दें लेकिन निडरता साथ में दें। राजीव भाई के हर व्याख्यानों में हर समस्या का समाधान मिला है। उनके व्याख्यानों को सुनने के बाद 1 पैसे का डर कहीं नहीं लगता। लेकिन उन्हीं स्वदेशी बातों की जागरूकता करने वाले आज के जो जागरूक भाई बहन हैं, उनसे डर लगता है। ये है फर्क यहाँ। तो आप सभी का अनमोल सहयोग, आशीर्वाद, और ये जो आज घटना घटी है कि नेपाल से, देखिए इससे पहले विदेश से भी लोग आए मिलने, ऐसी इसमें कोई दो राय नहीं। बाहर से भी कई परिवार जो हम आते हैं, जो दिल्ली से गुजरते हैं, उनकी फ्लाइट्स होती है तो मिलने चले आते हैं। लेकिन इनका आना परमात्मा की असीम कृपा, जो हम सभी के हौसले को और बुलंद करता है। मेरे तो बुलंद कर दिया कि हमें इस राह पर, इस डगर पे निरंतर अथक चलता रहना है, इसी परिवार भाव के साथ, ज्ञान के आदान प्रदान करने के साथ। तो आप सभी रूना दीदी समापन मंत्र करें और गले मिलने के लिए आप सभी तैयार रहिएगा। वीडियो ऑन करके ही गले मिले जाते हैं, ठीक है रूना दीदी? नीलम, हाँ जी। ये रो रही है। अच्छा, मैं अभी आ रहा हूँ, 2 मिनट में आता हूँ। आनंद भैया। जी भैया। हाँ जी, वंदे रूना दीदी, मातरम। वंदे मातरम। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्ते, नारायणे नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। आप सभी अपने अपने माइक को अनम्यूट कर लें। वंदे मातरम सभी को। जी भैया कुछ कह रहे थे आप? नहीं, वो वंदे रूना दीदी मातरम। समापन मंत्र के लिए कह रहा था। वंदे मातरम वंदे भैया। मातरम गले भैया। मिलिए सब एक वंदे दूसरे मातरम से। सभी को। वंदे मातरम मातरम सभी को। भैया। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम कोटि भैया। नमन भैया। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। प्यार में भाई को वंदे मातरम।
वंदे मातरम सभी को वंदे मातरम। वंदे मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम वंदे मातरम सभी को। मिलते हैं इसी लिंक से रात्रि 8 बजे अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल में चमत्कार के पल में। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।